CH21 प्रतीक का एक और खून। प्रतीक मनोज की पूरी बात सुनकर कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे गुनाह क्या तुम्हें जिंदा छोड़ने के लायक है। ये सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। प्रतीक अपने पॉकेट से हथियार जो स्टार था उसे निकालते हुए कहता है, कांस्टेबल मनोज, तुम्हारे लिए गए आज तक के गुनाह के लिए आज मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। उम्मीद है कि हेल में जाने के बाद तुम अपने गुनाहों पर पछताओगे। मनोज कहता है, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रतीक उसके गले पर मारते हुए उसके आवाज को बंद करता है और कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी पहुंच बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है ना। यहां से जाते ही तुम मुझे जान से मार दोगे या फिर मुझे फंसा दोगे। अभी अभी तो इंसाफ करना शुरू किया है, अभी तो आगे और इंसाफ करता ही रहूंगा मैं। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें पहले ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें मैं कैसे मारूंगा। मनोज चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। प्रतीक कहता है, कोई फायदा नहीं है, इस सुनसान जगह पर घर खरीदने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए था। पिछले 1 घंटे से मैंने उस पूरे जगह को छान मारा है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ खेत है, एक मार्केट है लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तुम्हारी चीखों में इतनी ताकत नहीं है कि वह 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सके। मनोज चिल्लाते हुए कहता है, तू मरेगा। प्रतीक कहता है, बिल्कुल मरूंगा, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका मरना पक्का है। एक दिन मैं भी मरूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म करके धरती से थोड़ा बोझ कम कर दूंगा। प्रतीक उसके बाद अपने स्टार वाले हथियार से मनोज के चेहरे के ऊपर एक कट लगाते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे शरीर के सारे नसों को काट डालूंगा, उसके बाद तुम तड़प तड़प कर मरोगे। प्रतीक उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहता है, तुम दर्द के मारे चीख भी नहीं पाओगे, तुम्हारे गले को बंद को कर रखा है मैंने। प्रतीक आधे नंगे मनोज के शरीर के उन सारे जगहों पर कट लगाना शुरू कर देता है जहां नस हो सकता था। प्रतीक ने मनोज के पूरे शरीर पर कट लगा दिया था। प्रतीक देखता है कि मनोज अपने पूरे ताकत से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से चू शब्द आवाज भी नहीं गूंज रही थी। प्रतीक कहता है, जब तुम उन मजबूर लोगों का फायदा उठाकर उनसे रिश्वत लेते हो और लड़कियों के मजबूरी का फायदा उठाते हो, तब वे लोग भी चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते हैं। तुम अभी उनके दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। चलो, तुम्हें मरते वक्त उन सब के दर्द का एहसास तो हुआ, अब शायद तुम्हारे कुकर्मों में थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी ऊपर जाने के बाद। प्रतीक उसके बाद उस सूटकेस को लाता है जिसके अंदर नोटों की गड्डी थी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि विश्वास सुराना ने इनाम के तौर पर भेजा था जब मनोज ने कहा था कि उसने प्रतीक को नकली केस में अंदर कर दिया है। प्रतीक मनोज के शरीर की तरफ देखता है और जिसके अंदर से खून किसी झरने की तरह बह रहा था। मनोज अब अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा था, उसके मरने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। प्रतीक उसके सूटकेस को खोलता है और उसमें से एक गड्डी को अलग रखते हुए कहता है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, आगे चलकर काफी कुछ करना है, तुम्हारे ये हराम के पैसे से हमारी भी तो थोड़ी मदद हो। ये कहते हुए प्रतीक बाकी पैसों को उसके ऊपर से निकालकर पूरे कमरे में फैला देता है और उसकी शराब जिसे वह पार्टी करने के लिए लाया था उसे वहां पर छिड़क देता है। प्रतीक मन ही मन कहता है, अगर मैंने इसे जलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसके चेहरे को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। प्रतीक उसके बाद हर तरफ देखता है तो उसे एक फावड़ा दिखता है। प्रतीक उसे जल्दी से उठा कर लाता है और मरने वाले मनोज से कहता है, मैं अभी तुम्हें और तड़पने देना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, तुम्हारे चेहरे को भी तो बचाना है, सिर्फ सर काट कर अलग कर दूंगा तो काम चल जाएगा। प्रतीक फावड़ा उठाता है और एक ही वार में मनोज के शरीर से उसके सर को अलग कर देता है। प्रतीक सर को उठाता है और सूटकेस के अंदर उस स्टार वाले हथियार के साथ डालकर बंद कर देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पता तो चले कि इसके पीछे हाथ किसका है। उसके बाद प्रतीक सूटकेस को बाहर लेकर आता है और अंदर आग लगा देता है। पूरा कमरा धू धू करके जलने लगता है। प्रतीक सूटकेस को वापस उन लड़कियों के कमरे में रख देता है जहां से वह उसे लाया था। प्रतीक बेहोश पड़ी हुई उन लड़कियों को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि ये लोग सफाई अच्छी देगी। प्रतीक उसके बाद वहां के सारे सबूतों को अच्छी तरह से साफ करता है जिसे देखकर कोई उस तक पहुंच सकता था। उद्धरण चिन्ह। जब प्रतीक को इस बात के ऊपर भरोसा हो जाता है कि उसके खिलाफ यहाँ कोई भी सबूत नहीं है तो वह फिर से दीवार के रास्ते नीचे उतरता है और वहां से चला जाता है। प्रतीक अभी नीचे उतरा ही था कि वह मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, यह एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर कोई आएगा तब तक को सप्ताहें बीत जाएंगी, मुझे ही उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। प्रतीक वापस से दीवार फांद कर अंदर आता है और हर तरफ ढूंढने के बाद मनोज के फोन को ढूंढ लेता है। उस फोन को देखने के बाद प्रतीक कहता है, ये फोन तो बटन वाला है, मनोज इसका इस्तेमाल करता था ताकि कोई उसके फोन को चाह कर भी टैप न कर सके। अच्छा दिमाग लगाता था ये, कोई बात नहीं, अब पुलिस को कॉल करता हूँ और यहाँ आने के लिए कहता हूँ। प्रतीक कॉल लगाता है और सामने से कोई उठाता है तब प्रतीक आवाज बदलते हुए कहता है, आप आयुष्मान राणा बोल रहे हैं क्या? सामने से आवाज आती है, हाँ मैं आयुष्मान राणा बोल रहा हूँ, लेकिन यह नंबर तो कांस्टेबल मनोज का है, आप कौन बोल रहे हैं? प्रतीक कहता है, मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी तलाश है तुम्हें, वह खूनी जिसने मेडिकल कॉलेज में घुसकर उस लड़की को जान से मार दिया था। मैं वह खूनी हूँ जिसने अभी अभी तुम्हारे कांस्टेबल मनोज को मौत के घाट उतारा है और फोन करके बुला रहा हूँ। मैं एड्रेस देता हूँ, आ जाओ।
प्रतीक उसके बाद आयुष्मान राणा को एड्रेस बताता है और कहता है, एमएलए विश्वास सुराना से कहना कि यह तो बस शुरुआत है, जल्द उसकी भी कब्र खो दी जाएगी। ये कहकर प्रतीक फोन काट देता है और फोन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। रास्ते में एक गड्ढे में प्रतीक अपना ग्लव्स फेंक देता है और वापस हॉस्टल पहुंच जाता है। तब आनन फानन में पुलिस की 2 जीप वहां पहुंचती हैं जिसमें आयुष्मान राणा खुद था। जैसे ही वह नीचे उतरता है तो देखता है कि वहां फर्स्ट फ्लोर से धुआं उठ रहा था। आयुष्मान राणा चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से जाओ वहां देखो क्या हुआ है आखिर। सारे लोग दौड़ते हुए वहां के लिए निकल जाते हैं। आयुष्मान रश्मि से कहता है, फॉरेंसिक बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रश्मि कहती है, लाश? अब तक तो हम अंदर तक नहीं गए हैं। आयुष्मान राणा कहता है, बात ऐसी है कि उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे खून कर चुका है वह, इसलिए तुम जल्दी से उन्हें बुलाओ यहाँ। रश्मि फॉरेंसिक को बुलाने लगती है। तभी आयुष्मान राणा धीरे धीरे बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वहां कमरे के बाहर कांस्टेबल्स को खड़ा देखकर आयुष्मान राणा कहता है, तुम लोग बाहर क्यों हो? अंदर। जब आयुष्मान अंदर देखता है तो शौक के मारे फ्रीज हो गया था। एक बिना सर की लाश चेयर के ऊपर बैठी हुई लगभग जल गई थी। लाश पूरी तरह से झुलस गई थी। आयुष्मान राणा कहता है, जल्दी से इसका सर ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर इसका सर चाहिए। उसमें यहीं कहीं इसका सर रखा होगा। पूरे के पूरे बंगले की तलाशी लो। इससे पहले कि आयुष्मान राणा कुछ कह पाता, एक कांस्टेबल चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पर 2 लड़की मिली है सर। आयुष्मान राणा उन्हें देखते हुए कहता है, इसे होश में लाओ। उसकी बात सुनकर लेडीज कांस्टेबल उन दोनों लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। प्रतीक ने उन्हें ऐसा बेहोश किया था कि इतनी जल्दी वे लोग चाहकर भी होश में नहीं आने वाली थी। रश्मि भी तब तक वहां पहुंच गई थी। वह कहती है, फॉरेंसिक टीम आ रही है सर। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है, इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल भेजो और उसके बाद इनसे पूछताछ करो। रश्मि इस काम में जुट जाती है और आयुष्मान राणा फॉरेंसिक वालों के आने का इंतजार करने लगता है। इधर प्रतीक जब वापस हॉस्टल पहुंचता है तो वहां का माहौल काफी अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मार हो जाएगा। प्रतीक सीधा अपने कमरे में जाता है जहां ऋषि और संकेत आपस में कुछ डिस्कस करने में लगे हुए थे। प्रतीक को देखते हुए ऋषि कहता है, अरे यार प्रतीक, आजकल कहाँ गायब हो जाते हो? कोई मिल गई है क्या? अगर ऐसा है तो हमें भी बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं यार। प्रतीक कहता है, बकवास बंद करो, ये यहाँ का माहौल इतना गर्म क्यों है? संकेत कहता है, वोटिंग के बाद भी कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए ऐसा माहौल है। किसी भी वक्त मार हो सकता है, इसलिए हम अभी तैयारी में लगे हुए हैं। प्रतीक कहता है, ठीक है, तुम लोग प्लान बनाओ। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कल जब खाने का वक्त होगा तो मुझे उठा देना। ये कहते हुए प्रतीक सो जाता है और ऋषि और संकेत अपने अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रतीक के सोने के बाद इधर सिद्धार्थ और बाकी सब अपने हॉस्टल के एक रूम में बैठकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो? हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम किसी को अपना मुंह तक दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। जिसे देखो वह मेरी बेइज्जती कर रहा है। लगता है कि सब मुझे एक जोकर समझने लगे हैं। आयुष कहता है, सॉरी भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी चलते हैं, सबको उसकी औकात दिखा देते हैं। आप कहिए, उन लोगों को मैं उनके हॉस्टल में घुसकर मारूंगा। सिद्धार्थ कहता है, चुप जो जाओ बेवकूफ, प्रतीक के बारे में क्या जानते हो? उसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। अपने आप को कराटे का काफी ताकतवर लड़का समझते थे न तुम? मेरे पास ब्लैक है, मैं ये कर सकता हूँ। आप बस ऑर्डर करें। घंटा ऑर्डर करूं? तू भी किसी काम का नहीं रह गया है। आयुष कहता है, सॉरी भाई, आप चिंता मत कीजिए, अब तो वह खुश होगा, लेकिन जल्द ही उसकी इसी खुशी को हम मातम में बदल देंगे। सिद्धार्थ कहता है, बकवास बंद करो। आयुष कहता है, एक बताओ आखिर भाई, तुम तो अपने मामा जी से मिलने गए थे ना, क्या हुआ उसका? सिद्धार्थ कहता है, हाँ गया तो था मामा जी से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे वहां सब चीजें ही बताई जो वह अभी नहीं कर सकते हैं। प्रत्युष कहता है, इसका मतलब है कि मामा जी ने आपको खाली हाथ वापस भेज दिया? ये पहली बार तो नहीं है ना भाई? CH22 40 करोड़। प्रत्युष की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, बकवास बंद करो। इलेक्शन की वजह से वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर से मैं जो चाहे वह कर पाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर आयुष कहता है, अगर आपके मामा जी इलेक्शन में हार गए तो क्या होगा? सिद्धार्थ आयुष का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुझे हाईवे पर चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। आयुष ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। सिद्धार्थ कहता है, अब मुझे बताओ कि क्या करूं मैं जिससे एक बार फिर से हमारा खौफ यहां हो जाए? प्रत्युष कहता है, बस अपनी लिगेसी बरकरार रखते हैं और जो भी कुछ बोले उसे कूट देते हैं, खौफ एक बार फिर से बरकरार होगा। सिद्धार्थ कहता है, जाओ और जाकर सो जाओ, कल सुबह आगे के बारे में सोचेंगे। इधर हर तरफ ढूंढने के बाद भी किसी को भी सर नहीं मिला था। तभी उनकी नजर उस सूटकेस के ऊपर पड़ती है और जैसे ही सूटकेस खुलता है तभी मनोज का सर अचानक उस सूटकेस से निकलकर बाहर जाता है। उसे देखकर वहां के लोग डर के मारे कांप उठे थे। उन लोगों ने भी आज तक कभी भी बिना सर का धर नहीं देखा था। ये सब उन लोगों के जिंदगी में पहली बार हुआ था। आयुष्मान राणा कहता है, इसे भेजो फॉरेंसिक में, अब मैं जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से सब कुछ पता चलना चाहिए।
तुम लोग जब मुझसे मिलना तो अच्छी तरह से इसके बारे में सारी जानकारी लेकर ही आना। ये कहते हुए आयुष्मान राणा वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद रश्मि पूरा का पूरा काम संभालती है। अगले दिन सुबह सुबह आयुष्मान राणा के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है, जिसे देखकर आयुष्मान राणा कहता है, सारी जानकारी लेकर तो आए हो ना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, बिल्कुल लाया हूँ। आयुष्मान राणा कहता है, डॉक्टर खुराना कहाँ है? वह दिख नहीं रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, वह अभी छुट्टी पर है, अगले सप्ताह आएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है तो बताओ क्या पता चला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, सर फावड़े से काटा गया, लेकिन उसके शरीर के ज्यादातर नसों को उस स्टार जैसे हथियार से काट दिया गया था जो आप लोगों को मिला था। उसके अलावा वहां एक भी फिंगरप्रिंट या फिर फुटप्रिंट नहीं मिला। खूनी का कोई ट्रेस नहीं मिला। आयुष्मान राणा कहता है, वह अंदर आया कैसे था? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, पीछे के दीवार से आया और खिड़की के जरिए अंदर घुसा और फिर खून कर दिया। पैसे फैलाए और शराब छिड़क कर आग लगा दिया। उसके बाद लाश की ऐसी हालत हो गई, लेकिन सर को सूटकेस में डालकर अलग क्यों रखा? यह मुझे समझ में नहीं आया। आयुष्मान राणा कहता है, उसने हमारे ही एक साथी को मार दिया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे कुछ मिला है क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब उन दोनों लड़कियों को ले लो। उनके शरीर में काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड क्लोरोफॉर्म मिला है। उन्हें बेहोश किया गया था। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाते हुए कहता है, शरीर के जलने की वजह से कुछ चीजें शायद गायब हो गई थी, जैसे कि वोकल कार्ड में एक हड्डी खिसकी हुई थी, वह कैसे हुई यह पता नहीं चल पाया है। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है अभी जाइए, अगर कुछ और पता चले तो हमें बताइएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां से चला जाता है। आयुष्मान राणा एक कांस्टेबल से कहता है, रश्मि कहाँ है? तभी वहां रश्मि आती है और आयुष्मान राणा कहता है, कुछ पता चला कहीं से? पूछताछ करने से भी कुछ भी पता नहीं चला है। वह जगह सुनसान इलाके में होने की वजह से किसी को भी पता नहीं चला। आयुष्मान राणा कहता है, उन दोनों लड़कियों से क्या पता चला? रश्मि कहती है, कॉल गर्ल्स थी। आयुष्मान राणा कहता है, चेहरा तो देखा होगा न उन लोगों ने? रश्मि कहती है, वे लोग नशे में थी इसलिए चेहरा नहीं देख सकी। उनका बस इतना कहना है कि जिस फोर्स के साथ उनके चेहरे को दबाया गया था, जरूर वह कोई 28 से 30 साल का आदमी रहा होगा। आयुष्मान राणा कहता है, आखिर उसने क्यों मारा कांस्टेबल मनोज को? ऐसा क्यों किया उसने? रश्मि कहती है, ये लीजिए कांस्टेबल मनोज की बायोग्राफी। आयुष्मान राणा जैसे ही देखता है तो शौक होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? 40 करोड़। रश्मि कहती है, यस सर। कांस्टेबल मनोज की लीगली और खासकर इलीगल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन है 40 करोड़। जिस जगह वह मारा गया वह बंगलो को उसने हाल फिलहाल में ही खरीदा था। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ वह तो पता चल ही रहा है। साहब लड़कियों के शौकीन थे। वह खूनी एमएलए विश्वास सुराना को टारगेट कर रहा है। रश्मि कहती है, उसका एमएलए से क्या लेना देना है? आखिर एमएलए विश्वास सुराना ने उसका बिगाड़ा क्या है? वह पागलों की तरह उन्हें टारगेट क्यों कर रहा है? आयुष्मान राणा कहता है, होता है। कुछ लोग पास्ट से उठकर आते हैं उन्हें बर्बाद करने के लिए। रश्मि कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। आयुष्मान राणा कहता है, एमएलए विश्वास सुराना नामी गुंडे हुआ करते थे। काफी लोगों का घर उजाड़ा है और कईयों का खानदान साफ कर दिया है। कोई होगा उनमें से ही जो अपना बदला लेने आया है। रश्मि कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन जो आने वाला है, बताने न बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार के लिए उन्हें बता देना जरूरी है। उसके तलाश को जारी रखो। आयुष्मान राणा सोच में पड़ जाता है और कहता है, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं अभी खुद करोड़ में नहीं पहुंच पाया हूं और वह 40 करोड़। करप्ट लोग पुलिस का नाम बदनाम करते रहते हैं और लोग एक दो लोगों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। यूं कहूं तो सही ही किया है मारकर। उस दिन हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि एक कांस्टेबल को उसी खूनी ने मारा है जिसने मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट का खून किया था। मीडिया पुलिस को क्रिटिसाइज करती जा रही थी। उसके ऐसा करने की वजह से आयुष्मान राणा, जो अब वहां से अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने ही वाला था, वह बाहर निकलते ही मीडिया के द्वारा घेर लिया गया था। आयुष्मान राणा अपने आप को घिरा हुआ देखकर कहता है, मैं भी तो वही सोच रहा था कि दिन इतना अच्छा कैसे जा रहा है। इनकी ही तो कमी थी। एक लड़का माइक को सीधा आयुष्मान राणा के मुंह के पास लाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे मौका मिलता तो वह अपने माइक को आयुष्मान राणा के मुंह में घुसा देता। आयुष्मान राणा जो अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, वह उस लड़के को चिल्लाते हुए कहता है, घुसा दो मुंह में। वह लड़का अपने माइक को पीछे कर लेता है। एक लड़की सवाल पूछती है, जनता पूछना चाहती है कि जब पुलिस खुद ही सेफ नहीं है तो वे लोग कैसे सेफ फील करेंगे? आयुष्मान राणा कहता है, वह खूनी जो कोई भी है वह जल्द ही हमारे पीछे खड़ा होगा, अपने चेहरे पर काला कपड़ा और हाथ में हथकड़ी डाले हुए। वह लड़का जो आयुष्मान राणा के मुंह से माइक घुसा रहे थे वह कहता है, आपने पिछली बार भी कहा था कि आप उस लड़की के खूनी को पकड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक आप उसे पकड़ने में नाकाम रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसने आपके ही साथ काम करने वाले को मार दिया और आप हाथ पर हाथ धरे रह गए। आयुष्मान राणा कहता है, एक काम करो, तुम ही हमारे जगह पर आ जाओ और इस केस को सॉल्व कर लो। हम तो पागल हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं है और सारा दिमाग तुम लोगों के ही पास है। आओ और हमारे जगह पर काम करो।
ये सुनकर वह लड़का चुप हो जाता है और आयुष्मान राणा कहता है, आगे की जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये कहकर आयुष्मान राणा वहां से चला जाता है। जैसे ही आयुष्मान राणा वहां से जाने के लिए निकलता है तभी उसे फोन आता है। वह जल्दी से फोन उठाता है जो एसपी का था और कहता है, बोलिए सर। एसपी कहते हैं, तुम ये सब क्या बयान दे रहे हो मीडिया में? तुम कब से इतना एग्रेशन दिखाने लगे हो? जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर आ जाओ, मुझे मिलना है तुमसे। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ अभी आता हूँ सर। आयुष्मान राणा ड्राइवर से कहता है, हेडक्वार्टर की तरफ चलो। 1 घंटे में आयुष्मान राणा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है जहां आधे घंटे और इंतजार करने के बाद उसे एसपी से मिलने का मौका मिलता है। एसपी आयुष्मान राणा को देखते हुए कहता है, आओ बैठो। एसपी के टेबल पर लिखा हुआ था अधिराज माथुर। उसके बड़े बड़े मूंछ थे और देखने में अच्छा लग रहा था और उसकी तोंद निकली हुई नहीं थी। वह उन लोगों में से था जो हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वह डिपार्टमेंट के फिट ऑफिसर्स में से एक थे। आयुष्मान राणा बैठते हुए कहता है, आपने बुलाया था सर। अधिराज माथुर कहता है, देखो आयुष्मान, तुम्हें ये केस इसलिए दिया है मैंने क्योंकि तुम इसे सावधानी और शांति से हैंडल कर सकते हो, लेकिन तुम गुस्सा कर रहे हो और बिना सोचे समझे बयान दे रहे हो। अगर ऐसे ही किसी को केस देना होता तो उसे अंशुमन सिंह को देता। वह मेरी भी बात नहीं मानता है। आयुष्मान राणा कहता है, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अधिराज माथुर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, तो फिर मैं चलूं? अधिराज माथुर कहते हैं, देखो आयुष्मान, तुम्हें कांस्टेबल मनोज के मौत के ऊपर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। वह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा करप्ट लोगों में से एक था। उसकी वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रही थी। हम भी किसी तरह उसे रंगे हाथों पकड़ने वाले थे। आयुष्मान राणा कहता है, आपके कहने का मतलब है कि उसने जो कुछ भी किया है वह सही है? अधिराज माथुर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो हमें भी नहीं है। आयुष्मान राणा कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, अगर मुझे थोड़ा और छूट दिया जाए तो उस किलर को पकड़ सकता हूं मैं। अधिराज माथुर कहते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। तुम अपने हिसाब से काम करो, लेकिन मीडिया में अपना गुस्सा मत निकालना। आयुष्मान राणा कहता है, यस सर, लेकिन आपको एमएलए विश्वास सुराना तक ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि उस किलर का टारगेट कोई और नहीं बल्कि वही है। उस किले के बातों में मुझे एमएलए विश्वास सुराना के लिए काफी ज्यादा नफरत महसूस हुआ। अधिराज माथुर कहते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये खबर वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। तुम बस उसे पकड़ने के ऊपर ध्यान दो। आयुष्मान राणा वहां से निकल जाता है और बाहर आते हुए मन ही मन कहता है, अंदर बैठे बैठे लेक्चर देना बहुत ही आसान है, जरा बाहर निकल कर आए तो पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करते रहते हैं। इधर प्रतीक जब सुबह उठता है तो उसे ऋषि और संकेत दोनों ही सोए हुए नजर आते हैं। वह मन ही मन कहता है, यह क्या है? आज तक तो ऋषि मुझे उठाया करता था, लेकिन आज खुद ही सो रहा है। प्रतीक अपना फोन देखता है और फिर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? आज तो संडे है, अभी का क्या न्यूज है? कल रात वाले खून के बाद पुलिस ने क्या बयान दिया है, जरा देखो तो। ये कहते हुए प्रतीक न्यूज देखने लगता है कि आखिर उसके सोए हुए रहने के दौरान क्या क्या हुआ है। CH23 किस्मत का धनी। प्रतीक जब अपने फोन में न्यूज देखता है तो पाता है कि आयुष्मान राणा काफी ज्यादा गुस्से में था। ये बात हर तरफ फैल गई थी कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी खूनी का हाथ है जिसने समीरा नाम की लड़की को मारा था। उसके बाद एक पुलिस वाले को मार दिया, इस वजह से वहां काफी बवाल मच गया था। मीडिया बस एक ही चीज को बार बार उछाल रही थी, जब पुलिस वाले खुद को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं तो आम लोगों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। ये देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है, ये मीडिया वालों ने मेरा कॉन्सेप्ट उछालने के बजाय आखिर पुलिस को बदनाम करने के ऊपर क्यों अड़े हुए हैं। इनका भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। जो बात फैलाना चाहिए वह तो फैलाते ही नहीं है। इन्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए कि मैंने यहाँ के एमएलए विश्वास सुराना को धमकी दी है। लगता है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात को किसी को बताया ही नहीं है। वैसे इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस अपने अगले शिकार को पकड़ने की जरूरत है। उस दिन उन लोगों का सिर्फ हाथ तोड़ा था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। बचे हुए 5 लोग भी मारे जाएंगे। सबसे आखिरी में उस सिद्धार्थ का नंबर आएगा। प्रतीक ये सब सोच ही रहा था कि उसे बगल से आवाज सुनाई देने लगता है। प्रतीक जब अपने बगल में देखता है तो पाता है कि ऋषि नींद में कह रहा था, अब एक किस दे दो। थोड़ी ही देर में वह बेड से नीचे गिर जाता है और रूम में एक तेज आवाज गूंज जाती है। उस आवाज को सुनकर संकेत अचानक से उठकर बैठ जाता है और प्रतीक और ऋषि की तरफ देखने लगता है। संकेत ऐसे देख रहा था जैसे ठंडी के मौसम में किसी ने उसके मुंह के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके बाद कमरे में दर्द भरी एक चीख गूंजती है, जिसे सुनकर संकेत जो अभी तक आधे नींद में था वह पूरे होश में आ गया था। ऋषि चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है प्रतीक, जल्दी आओ और मुझे उठाओ। लगता है जैसे एक आध हड्डी चटक गई है। प्रतीक कहता है, तुम्हें किस मिली या फिर नहीं? ऋषि कहता है, क्या बकवास कर रहा है अबे? कौन सी किस, कैसी किस, कहाँ की किस? प्रतीक कहता है, अच्छा बकवास लग रहा है तुम्हें? अभी तो नींद में कह रहे थे कि बस एक किस दे दो। उसके बाद तो जमीन में पहुंच गए थे। ये सुनते ही ऋषि खुद ब खुद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ऋषि जाने ही वाला होता है कि उसे संकेत आवाज देते हुए कहता है, अरे रुक जाओ जरा, मैं भी आता हूँ।
मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा मामला इतना ज्यादा जल्दी किस तक कैसे पहुंच गया। ये कहते हुए संकेत भी उठकर चल जाता है। ये देखकर प्रतीक शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हो गया? अभी 1 मिनट पहले ही तो ये टांग पसार कर पड़ा हुआ था और अचानक से उठ भी गया और चल भी दिया। एक पर एक नमूने भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। प्रतीक भी उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। खाने के वक्त जब ऋषि प्रतीक के बगल में बैठता है तब प्रतीक कहता है, मेरा भाग्य आज कैसे खुल गया जो ऋषिकेश सर हमारे साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ऋषि कहता है, बकवास बंद कर अबे। तभी प्रतीक के दूसरी तरफ आकर संकेत भी बैठ जाता है। ये देखकर प्रतीक कहता है, लगता है कि आज सच में सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगाया है ना। खाने के बाद बाहर जाकर देखना पड़ेगा। एक आया तो फिर भी ठीक है लेकिन एक साथ दोनों, जरूर कुछ चाहिए तुम दोनों को। संकेत कहता है, हाँ वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ जानना है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, जानना है? लेकिन क्या जानना है तुम लोगों को मुझसे? ऋषि कहता है, कल वाला कांड तुमने ही किया है ना? प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, कांड? कौन सा कांड अबे? तुम दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जो कोई भी कांड है उसके पीछे मेरा हाथ है? ऋषि कहता है, सिद्धार्थ और उसके सारे लोगों को काफी ज्यादा पीटा है किसी ने। उनके हाथ भी तोड़ दिए गए हैं। इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? वोटिंग के बाद वह तुम्हें ही ले गया था ना? प्रतीक कहता है, माना कि मैं थोड़ा सा फिट हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं कि एक साथ उतने लोगों को पीट दूं। जितनों के बारे में तुम कह रहे हो, इसके पीछे मेरा हाथ क्या बल्कि उंगली भी नहीं है। संकेत कहता है, अच्छा तो फिर अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो तो फिर तुम घंटों तक गायब कहाँ थे? प्रतीक ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा जब कल मैं टी शर्ट लेकर आया था तब तो तुमने उसे ले लिया कि प्लीज दे दो मुझे। यह मुझे हद से ज्यादा पसंद आ गया है। कल पूरा मॉल घूमने के बाद मुझे वह एक टी शर्ट पसंद आया था और तुमने ले लिया और बोल रहे हो कि मैं कहाँ था। संकेत कहता है, अच्छा तो तुम हमें अपने साथ लेकर मॉल क्यों नहीं गए थे? प्रतीक कहता है, ये तो तुम बोलो ही मत। सुना है कल तुम लोगों ने टॉपर को रुला दिया था। ऋषि कहता है, अरे हाँ सही बोला। कल पूरा दिन वह हमसे डरकर भाग रहा था। आखिर में उसे हमने रुला ही दिया। तुम्हें देखना चाहिए था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रहा था। प्रतीक कहता है, अगर मैं तुम्हें कहता कि चलो मेरे साथ तो तुम जाते क्या? संकेत कहता है, ऋषि का तो पता नहीं लेकिन मैं तो ये छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। वह नजारा ही कुछ ऐसा था कि उसे छोड़कर जाने के अगर तुम पैसे भी देते तो भी मैं कहीं भी नहीं जाने वाला था। ऋषि कहता है, हाँ बिल्कुल मैं भी कहीं भी नहीं जाने वाला था। प्रतीक कहता है, वही तो, तुम लोगों के नेचर को इतना तो समझ ही गया हूं मैं। इसलिए तुम दोनों में से किसी से भी मैंने अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। संकेत कहता है, इसका मतलब है कि तुमने सच में सिद्धार्थ और उसके लोगों के हाथ को नहीं तोड़ा है। प्रतीक कहता है, अब कौन से भाषा में मैं तुम्हें नहीं बोलूं? ऋषि कहता है, अरे रे चांस मिस हो गया वरना अभी ही हम अपने गैंग को यहाँ का सबसे ताकतवर गैंग घोषित कर देता और मैं लीडर, संकेत मेरा लेफ्ट हैंड और प्रतीक मेरा राइट हैंड, राज करते यहाँ पर। प्रतीक कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या कि तुम एक एमएलए से टकरा सको? ऋषि कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि की बात सुनकर प्रतीक कहता है, अभी तो तुम ऐसा कर लेते लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि सिद्धार्थ भी पीछे हट जाता लेकिन जब उसके मामा इलेक्शन जीत जाएंगे तब सिद्धार्थ तुम्हें उठवाकर ऐसे गायब करवा देगा कि तुम कभी हुआ ही नहीं करते थे। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऋषि कहता है, डरा क्यों रहे हो? प्रतीक चुप हो जाता है और खाकर वहां से जाने लगता है। तभी ऋषि कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो? प्रतीक कहता है, थोड़ा पढ़ने का दिल कर रहा है। दोनों प्रतीक को खींचकर ले जाने लगते हैं। तभी प्रतीक कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? संकेत कहता है, आज हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए इसलिए तुम्हें भी जाना है। प्रतीक कहता है, तुम दोनों के साथ जाकर मैं क्या करूंगा? 1 मिनट, क्या कहा तुम दोनों ने? शॉपिंग करवाने जा रहे हो? किसे? संकेत कहता है, वह तो सरप्राइज है। जल्दी चलो। तीनों जब कॉलेज से निकलते हैं तब ऋषि को देखकर प्रतीक कहता है, तुमने मेरे खरीदे गए टी शर्ट को पहनकर बिल्कुल भी सही नहीं किया है। 2500 से 1 रुपया कम का है। संकेत कहता है, सॉरी यार, लेकिन बेचारे के पास इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। अगर ऐसा जाएगा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, कहाँ इंप्रेशन दिखाना है? प्रतीक की नजर तभी सामने पड़ती है जहां से 2 लड़कियों को आता हुआ देखकर कहता है, अच्छा तो इंप्रेशन यहाँ दिखाना है। संकेत कहता है, देखो वह जो लड़की है न नीले ड्रेस में उसका नाम है श्रद्धा। ऋषि ने उसे सेट कर लिया है। उसके साथ जो आ रही है उसका नाम है नैना। उसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ। आज तो सेट कर लूंगा। प्रतीक कहती है, ये दोनों जूनियर्स है ना? संकेत कहता है, हाँ बिल्कुल। अब हमारे बैच की लड़कियों को तो खौफ की वजह से हमने ट्राई ही नहीं किया लेकिन इस बार तो जरूर करेंगे। ऋषि तो सक्सेसफुल हो गया, अब मेरी बारी है। मैं तो कहूंगा कि तुम भी किसी के ऊपर ट्राई करो। प्रतीक हाथ जोड़ते हुए कहता है, रहने दे मेरे भाई, ये तुम्हें ही मुबारक हो। जैसे ही दोनों लड़कियां पास आती हैं तभी ऋषि कहता है, आने में काफी लेट हो गई हो श्रद्धा। श्रद्धा कहती है, सॉरी उसके लिए। अब चलते हैं। जब वे लोग जा रहे थे तभी श्रद्धा कहती है, तुम काफी अच्छे लग रहे हो ऋषि। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर ऋषि तो खुशी के मारे पागल हो गया था। ऋषि की नजर एक बार के लिए ध्रुव से मिलती है तभी वह अपने नजर को चुराने लगता है और बस अपने आंखों से एक इशारा करता है। ऋषि इशारे से कहना चाहता था कि प्लीज प्रतीक अपना मुंह मत खोलना।
प्रतीक हल्का सा हंसते हुए इशारा कर देता है जिससे ऋषि समझ जाता है कि प्रतीक अपना मुंह नहीं खोलेगा। संकेत अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं हूं संकेत। नैना हाथ मिलाते हुए कहती है, मैं नैना। ये कहते हुए नैना ने ऐसा चेहरा बनाया था जैसे वह बेमन से यह कर रही हो। प्रतीक को उन लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से नैना का ध्यान वह अपनी तरफ खींच रहा था। नैना खुद प्रतीक की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं नैना सर। ये सुनकर संकेत समझ जाता है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन पहले देकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। नैना का ध्यान उसके बजाय प्रतीक ने खींच ली थी। प्रतीक नैना से हाथ मिलाते हुए कहता है, सर कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम प्रतीक है। नैना कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रतीक कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी मॉल आ जाता है और सारे लोग उतर जाते हैं। संकेत प्रतीक के कान में कहता है, ये तू क्या कर रहा है? प्रतीक कहता है, क्या कर रहा हूं से मतलब? कुछ समझा नहीं। संकेत कहता है, तुझे मैंने ट्राई मारने के लिए कहा था तो तू मेरे वाली के ही ऊपर ट्राई करने लग गया। प्रतीक कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस उसके बातों का जवाब दे रहा था। संकेत कहता है, प्लीज आगे से उससे बात मत करना। प्रतीक कहता है, जैसा तुम कहो। तभी प्रतीक की आंखें दो लोगों के पास जाकर जम जाती है। प्रतीक मन ही मन कहता है, क्या बात है, मैं किस्मत का इतना ज्यादा धनी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ तो ये तीनों भी आए हैं जो सिद्धार्थ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इनकी मौत यहाँ इन्हें ढूंढ लाई है। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक की नजर अब उन लोगों से हट जाती है जिसके साथ वह आया था और सिद्धार्थ के उन तीनों साथियों के ऊपर था। CH24 प्रतीक के और 3 शिकार। प्रतीक को कहीं और खोया हुआ देखकर संकेत कहता है, कहाँ खो गए हो? प्रतीक कहता है, कुछ भी नहीं। प्रतीक की बात सुनकर संकेत कहता है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? किसको देख रहे हो? प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और बस उनके साथ चलने लगता है। ऋषि श्रद्धा के साथ मशगूल हो गया था जबकि संकेत नैना को बातों में फंसा रहा था। वहीं नैना प्रतीक को घूरे जा रही थी। ये देखकर संकेत जलता जा रहा था। आखिर ऐसा क्या है इस प्रतीक के अंदर जो ये सिर्फ और सिर्फ उसे ही घूरे जा रही है? ये सोचते हुए संकेत भी अब प्रतीक को घूरने लगा था। जब संकेत से बर्दाश्त नहीं होता है तब वह प्रतीक को हल्का सा साइड में खींचते हुए कहता है, एक बात बता, आखिर ऐसा क्या है तेरे अंदर जो ये सिर्फ तुम्हें ही घूरते जा रही है? प्रतीक ये सुनकर मन ही मन कहता है, मुझे इन दोनों का ध्यान खुद के ऊपर से हटाना पड़ेगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये तीनों लोग यहाँ मेरे हाथों से बच जाएंगे, जो किसी भी कीमत पर मैं होने नहीं दूंगा। प्रतीक उसे थोड़ा और साइड में लेते हुए कहता है, तू वैसा ही कर जैसा मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद प्रतीक संकेत के कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर संकेत कहता है, क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तुम दोस्त हो मेरे। प्रतीक कहता है, जब मैं खुद तुम्हें ये कहने के लिए कह रहा हूँ तो फिर तुम इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? अगर सच में तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैंने अभी तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करना, वरना तो फिर इस लड़की को भूल जाओ। संकेत कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। संकेत एक बार फिर से उन लोगों के साथ हो जाता है। प्रतीक उनके पास आता है और संकेत के कान में कुछ कहने का नाटक करता है। संकेत उसी वक्त प्रतीक को 500 का एक नोट देता है और प्रतीक उसे लेते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रतीक के जाने के बाद नैना सस्पिशियस नजरों से संकेत को देख रही थी। संकेत कहता है, अरे ध्रुव बेचारा अनाथ है, हम दोस्त ही उसकी मदद करते हैं। उसने जो शर्ट पहना हुआ है वह मेरा है और जीन्स ऋषि का। हम अगर नहीं होते तो पता नहीं उसका क्या होता। ये कहते हुए संकेत की आत्मा तक कांप गई थी, लेकिन जब प्रतीक ने खुद ही यह करने के लिए कहा था तो फिर संकेत को यह कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद नैना जिस नजर से प्रतीक को देख रही अब उस नजर से संकेत को देखने लगी थी। ये देखकर संकेत काफी खुश हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि नैना अचानक ये सब सुनकर बदल क्यों गई। संकेत इन सब सोच को दूर करता है और नैना से बातचीत करने में बिजी हो गया था। प्रतीक वहां से निकलते ही सबसे पहले पूरे मॉल को देखता है और उसके बाद एक जगह रुककर कहता है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ तो हर एक जगह पर कैमरा है, लेकिन जैसा कि ये तीनों थिएटर गए हैं तो वहां पर इन्हें मारा जा सकता है। प्रतीक एक टिकट लेता है और अंदर घुस जाता है। थिएटर के कुछ कोने भरे हुए थे जिसे देखकर प्रतीक स्माइल करता है और तीनों को ढूंढने लगता है। आखिरकार प्रतीक को वे तीनों दिख ही जाते हैं। प्रतीक जाकर उनके पीछे बैठ जाता है। वहां इतना ज्यादा अंधेरा था कि कोई भी किसी को सही से नहीं देख सकता था बिना गौर किए हुए। प्रतीक उन्हें देखते हुए कहता है, क्या बात है, तीनों के हाथ टूटे हुए हैं लेकिन ये लोग तो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। प्रतीक की नजर वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा की तरफ पड़ती है जिसे देखकर प्रतीक कहता है, ये तो नाइट विजन कैमरा है। कब मैं ऐसा कुछ ढूंढूंगा जिससे ये सीसीटीवी कैमरों को मैं चकमा दे सकूं। हाँ समझ में आया, यहाँ के हार्ड ड्राइव को गायब कर दूं तो। नहीं नहीं, यहाँ इतने बड़े मॉल में इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है कि उनके फुटेज को एक हार्ड डिस्क तो हैंडल ही नहीं कर सकता है। अगर मैंने गलत चुरा लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा और सोचने के बाद प्रतीक कहता है, इसमें इतना सोचने जैसा क्या है। मुझे मार्शल आर्ट्स का सबसे ज्यादा खतरनाक मूव आता है जिसके बाद तो मैं इंसानों के ऐसे जगह पर मार सकता हूं जिसके बाद बॉडी खुद ही जहर बनाने लगेगा और ये मारा जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मारना किधर है। प्रतीक का दिमाग तभी काम करने लगता है और वह कहता है, हाँ दिमाग ही तो, लेकिन मारना नहीं है बल्कि इनके दिमाग को भरोसा दिलाना है कि इन्हें सांप ने काट लिया है।
प्रतीक अपने पॉकेट से दो नुकीली चीज निकालता है और उसे एक साथ पकड़ते हुए कहता है, बस अब एक्शन सीन के आने का इंतजार है। जैसे ही एक्शन सीन आता है तभी सारे लोग उठकर चिल्लाने लगते हैं, जिनमें वे तीनों भी थे। उन तीनों ने और बाकी के लोगों ने खड़े होकर सारे सीसीटीवी कैमरों के विजन को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद बीच में क्या होता वह किसी को भी पता नहीं चलने वाला था। यह एक परफेक्ट मौका था जिसका प्रतीक को इंतजार था। प्रतीक उन नुकीले चीजों को तेजी से तीनों के गर्दन में चुभा देता है। तीनों इस हमले के बाद एक हल्की सी चीख के साथ अपने गर्दन को छूने लगते हैं। तभी प्रतीक उनके पीछे उतना तेज ही कहता है जितना सिर्फ वे तीनों सुन सके, तुम तीनों को एक सांप ने काट लिया है। मैंने देखा है, उससे काफी ज्यादा जहरीला था। अगर अस्पताल नहीं गए तो थोड़ी ही देर में मौत पक्की है। ये सुनते ही तीनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। तीनों इससे पहले कि चिल्ला या फिर वहां से भाग पाते, प्रतीक उनके गर्दन के ऊपर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। आधा घंटा और मूवी चलता है, जिसके बाद प्रतीक बाकी लोगों के साथ वहां से ऐसे बाहर निकलता है कि सीसीटीवी कैमरे उसे देख न सके। प्रतीक एक ग्रुप के साथ ही रहता है और ज्यादातर सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए वहां से चला जाता है। प्रतीक को तभी कॉल आता है और सामने से ऋषि कहता है, कहाँ है यार। प्रतीक कहता है, तुम कहाँ हो। ऋषि कहता है, रेस्टोरेंट में, आ जाओ जल्दी। जैसे ही प्रतीक वहां पहुंचता है तो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। उन्होंने इतना ज्यादा सामान खरीदा था कि उसे ले जाने के लिए 8 से 10 लोगों की जरूरत थी। प्रतीक कहता है, सही किया है। संकेत कहता है, वैसे तुम गायब कहाँ हो गए थे। प्रतीक इशारे से कहता है, पेट खराब हो गया है मेरा। ऋषि और संकेत दोनों समझ जाते हैं और उसके बाद अपना खाना जारी रखते हैं। नैना के ऊपर तभी प्रतीक की नजर पड़ती है। नैना जो अब तक प्रतीक को प्यार से देख रही थी, अब वह हीन भावना से देखने लगी थी। प्रतीक ये देखकर मन ही मन कहता है, इस लड़की को देखकर मुझे लग ही गया था कि इसे वैसे ही लड़के पसंद आते हैं जिनके पास पैसा हो। नाटक करना बिल्कुल सही था। अब संकेत ही इसके नखरे और खर्चे उठाएगा, वरना जिस तरह यह मुझे देख रही थी, मैं गंदा फंसने वाला था। सारे लोग खाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा सामान प्रतीक ने ही उठाया था। प्रतीक जाते वक्त पीछे देखते हुए कहता है, अब तक मॉल में उनके मरने की खबर क्यों नहीं फैली। स्टाफ सो रहे हैं क्या। प्रतीक के मारने की वजह से तीनों बैठने के बजाय वही धराशायी हो गए थे। दो नीचे गिर गए थे और तीसरा कुर्सियों पर। इस वजह से कैमरा उन्हें नहीं देख पा रही थी। इसी वजह से थिएटर को कैमरा से अंदर देखने के बाद कोई नहीं है समझकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि अगला शो रात को था। प्रतीक वहां से आने के बाद भी अपना फोन ही देखता जा रहा था कि आखिर उनके मरने की खबर अब तक हर तरफ क्यों नहीं फैली। प्रतीक को परेशान देखकर ऋषि कहता है, अबे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। पेट ज्यादा खराब हो गया है क्या। डॉक्टर के पास चलेगा। प्रतीक कहता है, अबे कुछ नहीं, अब सब ठीक है। मैं तो बस ये देख रहा था कि जितना सामान तुम लोगों ने खरीदा था, उसे देखने के बाद तो मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ तो खरीदा होगा तुमने, लेकिन यहाँ तो तुम बस सिर्फ एक परफ्यूम लेकर आए हो। ऋषि कहता है, अरे यार, आउट ऑफ बजट हो गया था मैं। तुमसे जो पैसे लिए थे वह भी खत्म हो गए। गर्लफ्रेंड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। प्रतीक कहता है, मैंने तुम्हें 10,000 दिया था, उसके अलावा तुम खुद 10,000 लेकर गए थे। अबे 20,000 की मार्केटिंग करके आए हो। ऋषि कहता है, नहीं, 19,900 का। प्रतीक कहता है, हाँ तो 100 बचाकर महान काम कर लिया। ऋषि कहता है, सॉरी यार, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रतीक कहता है, वह सब बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि यह संकेत को कौन सा कीड़ा काट लिया है। जब से आया है हंसता ही जा रहा है। ऋषि कहता है, श्रद्धा की फ्रेंड को इसने पता लिया, अब क्या जल्द ही इसकी भी गंदी लगेगी। देखने में मजा आएगा। अभी तो हंस रहा है लेकिन जल्द रोएगा। प्रतीक हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। तभी एक लड़का प्रतीक के रूम में इंटर करता है, जिसे देखकर संकेत कहता है, बाद में कॉल करता हूँ, कोई जरूरी काम आ गया है। ऋषि उसे देखकर कहता है, शशि क्या हुआ है तुझे, तू ऐसे क्यों हाफ रहा है जैसे मैराथन दौड़कर आया हो। शशि कहता है, अबे ऋषि फोन तो उठाया कर। ऋषि अपना फोन देखते हुए कहता है, अरे यार, साइलेंट ही रह गया है इसलिए फोन आया इसका पता ही नहीं चला, लेकिन तुम क्यों हड़बड़ाए हुए लग रहे हो। शशि कहता है, अबे तुझे पता है क्या, यहाँ सबसे नजदीक जो मॉल है न, उसके अंदर सिद्धार्थ के गैंग के 3 और लोगों को मार दिया गया है। उनकी लाश मिली है थिएटर के अंदर। ये सुनकर प्रतीक खुश था, क्योंकि आखिर उसे उनके मौत की खबर तो मिली, लेकिन बाकी के दोनों की हालत खराब हो गई थी। संकेत कहता है, हम लोग तो वहीं थे न मॉल में, हमें तो वे लोग दिखे ही नहीं वहां। ऋषि कहता है, यह क्या हो रहा है यार, हमारे कॉलेज के कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतीक कहता है, सही कहा, ये साल ठीक नहीं है हमारे लिए। दूसरी तरफ जब ये खबर पुलिस तक पहुंची थी तब अंशुमन सिंह इसे देखने खुद आया था। उसने लाशों को देखने के बाद कह दिया था कि इनकी मौत जहर से ही हुई है। तीनों के शरीर नीले पड़ गए थे। अंशुमन सिंह ने मीडिया को अंदर आने से बैन करके रखा हुआ था। उसके किसी भी मीडिया को अंदर थिएटर में घुसने ही नहीं दिया था। अंशुमन सिंह लाश को देखने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है और मैनेजर से कहता है, अब आप चलिए तो जरा सीसीटीवी कैमरे की भी फुटेज देखें हम। मैनेजर बिल्कुल वैसा ही करता है और उन्हें लेकर सर्विलांस रूम में आ जाता है। वहां वह सामने बैठे हुए लड़के से कहता है, जैसा इंस्पेक्टर साहब कहते हैं वैसा ही इन्हें फुटेज दिखाओ। अंशुमन सिंह कहता है, मुझे तक के सारे फुटेज दिखाओ जब ये तीनों यहाँ इस मॉल में दाखिल हुए थे।
जैसे ही वह लड़का फुटेज रिवाइंड करता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंशुमन सिंह चिल्लाते हुए कहता है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। CH25 इंसाफ का मसीहा अंशुमन और एक अनजान लड़की। फुटेज को देखकर अंशुमन सिंह कहता है, ये सब क्या है? फुटेज के नाम पर तुम मुझे फनी चेहरे का वीडियो लूप के ऊपर रखकर क्यों दिखा रहे हो? वह लड़का ये देखकर पसीने में तड़बतर हो गया था। वह हर एक फ्रेम को देखता है और कहता है, सर किसी ने यहाँ कुछ किया है। अंशुमन सिंह उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा की गड़बड़ हुआ है? साफ साफ बताओ। वह लड़का कहता है, हाँ है, हैक किया गया है। कैसे और कब किया मुझे भी पता नहीं चला। अंशुमन सिंह कहता है, हैक किया लेकिन किसने किया? पता लगाओ। वह लड़का कहता है, मैं अभी कोशिश करता हूँ। वह लड़का जल्दी से कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अंशुमन सिंह कहता है, जल्दी करो बच्चे। तभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मुट्ठी दिखाई देने लगती है और थोड़ी ही देर में बीच वाली उंगली निकलती है। ये देखकर वह लड़का कहता है, कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैकर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अंशुमन सिंह कहता है, ओह तो तुम किस काम के हो? उसके बाद वह मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, अब बताओ मुझे क्या देखकर तुमने इसे काम पर रखा था? वह मैनेजर कहता है, वह सर ऐसा था कि। मैनेजर को हिचकिचाता हुआ देखकर अंशुमन सिंह अपनी आवाज कड़क करते हुए कहता है, बोलो सही से। ऐसा वैसा मत बोलो, साफ साफ बोलो। मैनेजर कहता है, यह मेरा दूर का रिश्तेदार है इसलिए नौकरी दी थी। अंशुमन अपने साथ वालों से कहता है, इसे उठाओ और लॉकअप में डाल दो। इन दोनों को। वहां आकर मैं उन लोगों की खबर लूंगा। मैनेजर कहता है, यह क्या है सर? आप कैसे मुझे बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर सकते हैं? अंशुमन सिंह कहता है, बता ऐसा ही कि मैं मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था शुरू से और आज भी हूँ। मैनेजर कंफ्यूज होते हुए कहता है, इससे इसका क्या लेना देना है? अंशुमन सिंह कहता है, चूंकि मैं मैथ्स को शुरू से पसंद करता हूँ इसलिए मैं हमेशा यह मान लेता हूँ कि सामने वाला ही खूनी है। अब हमारी मुलाकात लॉकअप में होगी। तब तक तुम्हारे परिवार को भी पता नहीं चलेगा और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। पुलिस वाले उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं। अंशुमन सिंह कहता है, यह क्या बकवास है? इस खून का सबसे बड़ा सुराग सीसीटीवी ही गायब हो गया। अब तो ये भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कितने लोग आए थे। मीडिया के पास अंशुमन सिंह ने सारी चीजें पहुंचने ही नहीं दी थी। मीडिया को बस इतना बताया था कि वहां 3 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही अंशुमन सिंह शॉक हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, ये क्या है? सांप के जहर से मौत हुई है और जहर उसके शरीर ने खुद बनाया है। भांग फूंक कर रिपोर्ट बनाया है क्या? रिपोर्ट बनाने वाला फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छी तरह से देखा है और कई बार देखा है और उसके बाद यहाँ लेकर आया हूँ। अंशुमन सिंह कहता है, अच्छा तो जरा एक्सप्लेन करोगे कि बॉडी ने खुद ब खुद जहर कैसे बनाया? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, उसके लिए आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। अंशुमन सिंह कहता है, मेरे पास इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी चिल्लाते हुए कहता है, जाओ तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। खुद जाकर पता कर लो। हर बार का ये है। अब मैं टॉर्चर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अंशुमन सिंह शॉक होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है। आराम से सुनाओ जो सुनाना चाहते हो। वह फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी के दिमाग को ये भरोसा दिला देते हैं कि ये है तो शरीर खुद ब खुद वह करने लगता है। एक साइंटिस्ट ने ये पता करने के लिए 3 कैदियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। उनके इजाजत से ही ऐसा किया गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसके बाद कहता है, उसके बाद उन तीनों को एक जगह बैठाकर उनके आंखों के ऊपर पट्टियों को बांध दिया गया। उसके बाद 2 नुकीले रॉड को उनके पैर में चुभाया गया। उन्हें उसके बाद बांधकर वहां उस कमरे में पूरी रात के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन जब देखा गया तो तीनों के तीनों जहर से मर गए थे। अंशुमन सिंह कहता है, किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हो क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, भाड़ में जाओ तुम। ये पकड़ो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और देखो कि आगे क्या करना है। अंशुमन सिंह कांस्टेबल से कहता है, तो फिर बुलाओ मीडिया को। आज एक केस को सॉल्व करने का वक्त आ गया है। अंशुमन बाहर निकलता है और फिर उसके बाद मीडिया के सामने जाकर सीधा कहता है, थिएटर में सा पर घुसने की वजह से तीनों लोगों की मौत हो गई। ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन लड़कों ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन जा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। अंशुमन सिंह ने ये केस एक ही दिन में खत्म कर दिया था। ये खबर मीडिया ने फैलाकर अंशुमन सिंह को इंसाफ का अगला मसीहा घोषित कर दिया था। ये खबर प्रतीक देखते हुए कहता है, क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया? सीसीटीवी कैमरे को देखने के बाद तो कोई भी ये बता सकता था कि यह एक खून था। लगता है कि पुलिस भी अब शॉर्टकट मारने लगी है। प्रतीक अब अपने अगले शिकार के ऊपर अपना मन बना चुका था। प्रतीक ने पता किया था और उसे पता चला था कि सात्विक को सबसे ज्यादा मारा सिर्फ वे 3 लोग ही थे जो जिंदा थे, सिद्धार्थ, प्रत्युष और आयुष। प्रतीक इन तीनों को ऐसी मौत देने वाला था कि इनकी रूह भी कांप उठेगी उसके बाद। इधर जब से सिद्धार्थ को पता चला था कि उसके तीनों साथी सांप काटने की वजह से मर गए तब से वह काफी पैनिक कर रहा था। सिद्धार्थ अपने पूरे रूम को तहस नहस कर चुका था। आयुष और प्रत्युष बस खड़े होकर उसे देखते जा रहे थे। सिद्धार्थ कुर्सी को उठाकर फेंकते हुए कहता है, ये सब तब शुरू हुआ जब सात्विक मर गया। तभी मुझे लगा कि उसके दोस्त ने हमें मारना शुरू किया है, लेकिन फिर मामा ने कहा कि उन्होंने भी कईयों को मरवाया है।
साले किलर ने मामा को धमकी दी, लेकिन मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? आयुष कहता है, आपने ही तो कहा था सिद्धार्थ भाई, मामा जी के लिए आप उनके लिए उनके बेटे से भी बढ़कर हैं, इसलिए शायद वह आपको टारगेट कर रहा है। सिद्धार्थ कहता है, अभी जाऊंगा मैं। उसके बाद मामा से कहूंगा कि मुझे सिक्योरिटी दे। मैं कैसे भी मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए सिद्धार्थ एक और कुर्सी को लात मारकर दीवार के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। वह देखकर आयुष प्रत्युष से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है क्या कि सिद्धार्थ खुद को बचाने के लिए हमारी भी बलि दे सकता है? सब मर गए हैं, मुझे डर लग रहा है यार। प्रत्युष कहता है, हॉस्टल अभी सबसे ज्यादा सेफ जगह है, उसमें भी सिर्फ हमारा कमरा। बालकनी के दरवाजे को बंद रखना है, उसे किसी भी कीमत पर खोलना नहीं है। सिद्धार्थ साला भाड़ में गया, उससे दूरी बनाकर रखनी जरूरी है। अभी जितनी दूर रह सकते हैं हमें उतना दूर रहना है उससे, वरना अगला नंबर हमारा लग जाएगा। ये खबर जब कॉलेज में हर तरफ फैली थी तो वहां खौफ का माहौल बन गया था। एक ही महीने में अब तक 5 खून हो गए थे, वह भी एक ही बैच के। उसके अलावा दंगे में भी कुछ मरे थे और कुछ हॉस्पिटल में अभी भी मौत को जूझ रहे थे। पुलिस जो अभी भी कॉलेज के अंदर पहरा दी हुई थी, उन्होंने अपने सीनियर के ऑर्डर पर अगले कुछ दिनों के लिए कॉलेज को आइसोलेट कर दिया था। इस वजह से अभी तक तो कॉलेज सबसे ज्यादा सेफ जगह थी। पुलिस ने अब कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी और हर किसी को चेक कर रही थी जो वहां से गुजर भी रहे थे। एक सप्ताह और गुजर जाता है और एक बार फिर से सब कुछ शांत हो गया था। सिद्धार्थ के कहने पर एमएलए विश्वास सुराना ने अपने कुछ लोगों को कॉलेज के छोटे छोटे कामों में लगा दिया ताकि वे लोग सिद्धार्थ को प्रोटेक्शन दे सके। सारा मामला एक बार फिर से शांत हो गया था, लेकिन खौफ तो बरकरार था। पिछली बार भी एक गैप के साथ खून हुआ था, तो इस बार भी हो सकता था, इसलिए सारे लोग खामोश और सावधान हो गए थे। प्रतीक फिर भी नजरें टिकाए बैठा था उन तीनों के ऊपर। प्रतीक पागल होता जा रहा था किसी और को मारने के लिए, लेकिन हालात वैसे कुछ बन ही नहीं रहे थे कि प्रतीक कुछ कर सके। अंदर ही अंदर प्रतीक का दम घुटने लगा था जब वह उन तीनों को जिंदा देखता था। अंदर से प्रतीक को यह खबर भी मिली थी कि अगर एक और खून होता है तो उसके बाद कॉलेज को या तो बंद कर दिया जाने वाला था या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाने वाला था। शिफ्ट होता फिर भी चलता, लेकिन अगर कॉलेज बंद हो जाता तो फिर प्रतीक को उन्हें मारने का मौका दोबारा नहीं मिलता। प्रतीक एक लंबा सा गैप लेने का डिसाइड करता है। यह सबसे सही डिसीजन लगा था प्रतीक को। उस रात प्रतीक छत के ऊपर खड़े होकर सात्विक नाम के उस चमकते हुए सितारे को देखते हुए कहता है, क्या बताऊं तुम्हें, 6 लोगों को मैंने मार दिया है, अब 3 और बाकी हैं और उसके बाद एमएलए विश्वास सुराना। इस बार जरा वक्त लगेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगा। हर नियम कानून तोड़ के सिर्फ तुम्हें नहीं सबको इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें नहीं मिलता है। ये सब प्रतीक कह ही रहा था कि तभी प्रतीक के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। प्रतीक जब अपना फोन देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। उसके फोन के ऊपर नंबर ही शो नहीं कर रहा था। प्रतीक मन ही मन कहता है, यह क्या है, मेरा फोन खराब होने लगा है क्या? नंबर ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि मुझे फिर से खर्चा लगने वाला है। बेचते वक्त तो उसने कहा था कि 2-3 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चुना लगा दिया मुझे उस बेचने वाले ने। चून की फोन के ऊपर कॉल को उठाने का ऑप्शन आ रहा था, इस वजह से प्रतीक कॉल को उठाते हुए कहता है, हेलो। सामने से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो मिस्टर प्रतीक एंथनी। उस लड़की की आवाज काफी पतली और कमाल की थी। प्रतीक एक लड़की की आवाज सुनकर शौक था। वह मन ही मन कहता है, यह क्या है, एक लड़की ने मुझे कॉल किया, मैंने अपना नंबर तो कहीं भी नहीं दिया, लगता है रॉन्ग नंबर है। बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग नंबर वाला मेरा नाम कैसे जानेगा? प्रतीक कहता है, हाँ मैं प्रतीक एंथनी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? सामने से लड़की कहती है, आप मेरा नाम पता छोड़िए और काम की बात कीजिए। प्रतीक मन ही मन कहता है, इस लड़की का दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोलती जा रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं तो फिर काम की बात क्या करूं? प्रतीक एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, आप कौन है, अगर बता देंगी तो मुझे आपसे बात करने में आसानी होगी। वह लड़की कहती है, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मैं आपके प्यार में पागल हो गई हूँ, मैं आपके साइड हूँ। ये साबित करने के लिए मैंने उस मॉल के सारे सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया जहां आपने उन 3 कमीनों को मारा था। CH-26 अजीब लड़की। उस अनजान लड़की ने जो कहा था उसे सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह कहता है, क्या बोल रही हैं आप, खून और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। सामने वाली लड़की कहती है, अरे मिस्टर प्रतीक एंथनी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, किस तरह आपने उन तीनों को मारा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। प्रतीक कहता है, शायद आपने कोई गलत इंसान को कॉल लगा दिया है। लड़की कहती है, अरे रे, आपको मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा चलिए आप अपने फोन को आगे कीजिए और देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रतीक जब अपना फोन आगे करता है तो अचानक उसके फोन में एक वीडियो चलने लगता है जिसमें प्रतीक उन तीनों के गर्दन पर मारकर उन्हें बेहोश कर रहा था। प्रतीक ये देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे में तो मैं आया ही नहीं होऊंगा। जिस एंगल से यह रिकॉर्ड किया गया है वहां तो कोई कैमरा था ही नहीं जहां तक मुझे याद है। प्रतीक वीडियो के खत्म होते ही एक बार फिर से फोन को कान के ऊपर लगा लेता है।
सामने से आवाज आती है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहां ऐसा कोई कैमरा था ही नहीं, लेकिन वहां एक सीक्रेट कैमरा था जिसमें ये सब रिकॉर्ड हुआ। प्रतीक समझ चुका था कि उसका राज जिसे अब तक पुलिस वाले और कॉलेज वाले पता नहीं लगा पाए थे वह एक अनजान लड़की ने पता लगा लिया था। वह जो कोई भी लड़की थी वह प्रतीक के लिए एक खतरा थी। प्रतीक कहता है, क्या चाहती हो तुम? वह लड़की कहती है, आपको। प्रतीक कहता है, क्या बकवास है? लड़की कहती है, मेरा मतलब है कि आपके सोच से आप जान चुके हैं कि इंसाफ ऐसे नहीं मिलता है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को नहीं मिलता है। आप कानून से ऊपर उठकर खुद ही इंसाफ कर रहे हैं। मैं आपके इस काम में आपका साथ देना चाहती हूँ। प्रतीक कहता है, क्यों देना चाहती हो? मैं बस बदला ले रहा हूँ अपने दोस्त का। लड़की कहती है, क्यों ना हम मिलकर बात करें मिस्टर। प्रतीक कहता है, मेरे कॉलेज को आइसोलेट कर दिया गया है। लड़की कहती है, आपका आइसोलेशन हट गया है। आपको तो पता ही होगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आप बाहर तो आ ही सकते हैं। उस मॉल के बगल वाले रास्ते में अंदर के साइड एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहां मिले कल दोपहर में। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? लड़की कहती है, उसकी क्या जरूरत है? मैं तो आसानी से आपको पहचान सकती हूँ ना। तो आप आएंगे ना? प्रतीक कहता है, ठीक है आता हूँ। प्रतीक कॉल रखते हुए कहता है, इतनी सावधानी से काम करने के बावजूद किसी लड़की ने मेरा राज खोल दिया। उसने मॉल को हैक किया, मतलब वह एक बड़ी और अच्छी हैकर है। उससे मुझे मिलना ही पड़ेगा, वरना अगर उसने कुछ लीक कर दिया तो उसके बाद मैं सात्विक तक को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा, तो बाकियों को क्या इंसाफ दिला पाऊंगा। अगली सुबह जब प्रतीक उठता है तो ऋषि कहता है, मैं जा रहा हूँ घर। संकेत भी कहता है, मैं भी घर जा रहा हूँ। प्रतीक कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? ऋषि कहता है, फोन देखो। प्रतीक जब फोन देखता है तो कहता है, यह क्या है आखिर? कॉलेज को क्यों बंद किया गया है? संकेत कहता है, ब्रेक मिला है यार, पूरे 15 दिन का। क्यों मिला ये तो पता नहीं, लेकिन मिला तो सही। प्रतीक कहता है, हाँ लेकिन ये बताओ कि आखिर हॉस्टल को क्यों बंद किया जा रहा है? सबको जाने का ऑर्डर क्यों दिया गया है, ये बताओगे? धमकी लग रहा है देखने से। संकेत कहता है, क्या कर सकते हैं? लगता है इलेक्शन से लेकर उसके रिजल्ट आने तक का लगता है। यहाँ से हमें जाने देने का मतलब है कि यहाँ पक्का दंगे हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ कई लोग मरे हैं, उसके बाद तो ऐसा करना ही था। कल तक का टाइम दिया गया है। तुम कब जाने वाले हो? प्रतीक कहता है, कल ही जाऊंगा। ऋषि और संकेत वहां से दोपहर तक निकल जाते और प्रतीक भी वक्त देखते हुए वहां से उस अनजान लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है जिसने उसके राज को पता लगा लिया था। प्रतीक उस लड़की के बताए गए एड्रेस के अनुसार वहां पहुंच जाता है और उसे वह रेस्टोरेंट दिखाई देने लगता है। प्रतीक जब उसके अंदर घुसता है तो पाता है कि वहां कोई भी नहीं था। तभी प्रतीक को एक आवाज आती है जिसे सुनकर जब प्रतीक पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है। प्रतीक जब उस आवाज की तरफ देखता है तो एक खूबसूरत लड़की टेबल के ऊपर अपने पैरों को रखकर प्रतीक की तरफ देख रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए तो प्रतीक भी उसमें खो सा गया था। वह लड़की अपने पैरों को नीचे करते हुए स्माइल करते हुए कहती है, तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। प्रतीक उसके आवाज से ही समझ गया था कि यह वही लड़की थी जिसने उसे फोन किया था। प्रतीक उसके पास पहुंचता है तो वह लड़की खड़े होते हुए कहती है, लगता है कि हम दोनों हमउम्र हैं, तो फिर आओ मेरे पीछे पीछे। प्रतीक उसके पीछे पीछे चलने लगता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वह लड़की एक गाड़ी के अंदर बैठती है और उसके अंदर प्रतीक को बैठने का इशारा करती है। वह गाड़ी लग्जरियस थी, ऐसा लग रहा था वह लड़की काफी अमीर थी। वह लड़की गाड़ी चलाते हुए कहती है, मुझे तुमसे बहुत ही सारे सवाल पूछने हैं। इतने सवाल कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ से पूछना शुरू करूँ। प्रतीक कहता है, पहले तुम कार ठीक से चलाओ। वह लड़की कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है, मजा आ रहा है ना? रफ्तार के साथ काफी मजा आता है। कार की स्पीड 160 थी जिसे देखकर प्रतीक की हालत खराब हो गई थी। प्रतीक को ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने एक छोटी सी भी गलती की तो सीधा मारे जाते। लड़की कार को शहर से बाहर लेकर जाती है और एक गेट के अंदर घुसा देती है। पहले तो प्रतीक को वह कोई सड़क लगी थी, लेकिन बाद में वह एक बड़े से घर जो इतना बड़ा था कि उसमें 4 से 5 बड़े बंगले आसानी से घुस सकते थे, जिसमें उसने मनोज को मारा था। गाड़ी को रोकते हुए वह लड़की प्रतीक को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है और प्रतीक खुद ब खुद नीचे उतर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वह लड़की कहती है, तो मिस्टर प्रतीक एंथनी शॉक लग रहे हैं आप। प्रतीक कहता है, तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। वह लड़की कहती है, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई। मेरा नाम है राधिका अरोड़ा। ये जगह देख रहे हो मेरी है। यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, एक आया और 2 नौकरों के साथ जो मेरे लिए खाना और बाकी चीजों का ध्यान रखती है, और एक गार्ड जिसे बाहर देखा होगा। 2 कार हैं और बैंक में 300 करोड़। अब और क्या चाहिए जीने के लिए? प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? क्यों बता रही हो मुझे, और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? राधिका कहती है, आओ मेरे पीछे। राधिका अंदर जाते ही एक नन को गले लगाते हुए कहती है, मेहमान आया है, आपको इसके लिए 15 दिनों के लिए रहने का इंतजाम करना है। वह नन हाँ कहते हुए वहां से चली जाती है। प्रतीक को उसे घूरते हुए देखकर राधिका कहती है, ये मेरी आया, मुझे मॉम डैड के मरने के बाद पालकर इतना बड़ा किया है। प्रतीक कहता है, मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। राधिका कहती है, क्यों नहीं रहने वाले हो? प्रतीक कहता है, किसी अनजान के घर में नहीं रह सकता हूँ।
राधिका प्रतीक को एक रूम में ले जाते हुए कहती है, ये रहा मेरा कमरा। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ लेकिन तुम कुछ और ही करती जा रही हो। तभी राधिका गेट बंद कर देती है, जिसे देखकर प्रतीक कहता है, क्या कर रही हो तुम? राधिका एक दीवार की तरफ जाते हुए कहती है, ऐसे मत देखो। इज्जत नहीं लूटने वाली हूं मैं तुम्हारी। दीवार के ऊपर लगे हुए एक लीवर की नीचे करती है और उसके बाद दीवार का एक हिस्सा पीछे जाकर साइड में चला जाता है। वह प्रतीक को अंदर आने का इशारा करती है। प्रतीक जब अंदर जाता है तो शॉक हो गया था। वहां 4 स्क्रीन थी और एक बड़ा सा सेटअप था। प्रतीक को हर तरफ देखते हुए देखकर राधिका कहती है, कैसा लगा? प्रतीक कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर नहीं। राधिका कहती है, हाँ वह तो है, लेकिन मैं न तो डॉक्टर हूँ और न ही इंजीनियर, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ कंप्यूटर से। ये कहते हुए वह कंप्यूटर को किस करने लगती है। ये देखकर प्रतीक अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। प्रतीक मन ही मन कहता है, ये लड़की या तो मेंटली अनस्टेबल है या फिर इसका दिमाग बच्चों की तरह सोचता है। छोटी बच्ची लग रही है मुझे। अपने आप को इस तरह से देखे जाते हुए देखकर राधिका वह करना बंद करती है और प्रतीक से कहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये सुनते ही प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। एक अनजान लड़की जिससे वह 2 मिनट पहले मिला था, वह उससे ऐसा सवाल पूछ रही थी। प्रतीक कहने की कोशिश करता है, तभी राधिका रोकते हुए कहती है, पता चल गया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, होगी भी नहीं। प्रतीक कहता है, क्यों नहीं होगी? राधिका अपनी आंख बड़ी बड़ी करते हुए अपना चेहरा प्रतीक के पास लाते हुए कहती है, एक मर्डर करने वाले को अपना बॉयफ्रेंड कौन सी लड़की बनाएगी? कहीं तुमने नींद में उसका खून कर दिया तो? इससे पहले कि प्रतीक कुछ कह पाता वह कहती है, कहीं तुम यहाँ मुझे मारने तो नहीं आए हो ना? प्रतीक उसके चेहरे को दूर हटाते हुए कहता है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? वह प्रतीक को बैठने का इशारा करते हुए कहती है, साथ देना चाहती हूँ तुम्हारी। प्रतीक कहता है, आखिर क्यों? मुझसे इससे बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना? राधिका कहती है, हाँ चाहिए तो सही, क्या दे पाओगे? प्रतीक उसके फ्लर्टिंग अंदाज से थोड़ा परेशान हो गया था। राधिका कहीं से भी सीरियस टाइप की लड़की नहीं थी। वह हर एक चीज को हंसी मजाक में लेती थी। इतने वक्त में प्रतीक इतना तो समझ ही चुका था। राधिका एक स्नैक्स का पैकेट फाड़ती है और प्रतीक की तरफ बढ़ाती है, लेकिन प्रतीक मना कर देता है। वह खुद खाते हुए कहती है, बात उस वक्त की है जब मैं 6 साल की हुआ करती थी। मेरी भी एक फैमिली थी और पैसा था। पापा का अंडरवर्ल्ड में नाम था। उनका सामना एक चर्चित गुंडे से हुआ और उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और मुझे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि किसी को तो रोने के लिए पीछे छोड़ दो। दौलत के नाम पर बस ये बंगला है और मेरे बैंक अकाउंट में रुपए। ये सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है, ये लड़की बहुत ही बड़ी साइको है। खानदान के मरने की बात नॉर्मली बता दी, जैसे इसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। इससे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। प्रतीक कहता है, अच्छा तो फिर उस गुंडे ने तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लिए? राधिका कहती है, यह अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। CH27 आओ मौत मारो मुझे। प्रतीक राधिका की बात सुनकर कहता है, तुम्हें नहीं पता। राधिका कहती है, वह कभी मेरा पास्ट हुआ करता था। अब आते हैं वर्तमान के ऊपर। मुझे बस तुमसे एक ही चीज चाहिए। तुम विश्वास सुराना को जब मारोगे तो मुझे उसे देखना है लाइव। उसकी तड़प और उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहती हूं मैं। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? राधिका कहती है, मैं उसके बाद तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। प्रतीक कहता है, मुझे क्यों तुम्हारे मदद की जरूरत पड़ेगी? राधिका कहती है, तुम्हारे इस इंसाफ के खेल में एक चीज है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और वह है सीसीटीवी कैमरा। मैं उसे हमेशा हैक कर लूंगी जब तुम कहीं काम करने जाओगे। तुम्हें नहीं लगता है कि यह एक अच्छी डील है? प्रतीक ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। राधिका की बात बिल्कुल सही थी। प्रतीक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अगर कुछ था तो वह था सीसीटीवी कैमरा। अगर राधिका इतनी कैपेबल थी तो उससे हाथ मिलाने में प्रतीक को कोई भी दिक्कत नहीं था। प्रतीक कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। इससे पहले कि प्रतीक अपनी बात पूरी भी कर पाता, राधिका कीबोर्ड पर थोड़ा टाइप करती है और सामने की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये देखो और फिर डिसाइड करो। प्रतीक जब उस लाइव फुटेज को देखता है तो शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। प्रतीक कहता है, सिद्धार्थ और उसके दोनों साथी एक जगह हैं। कहाँ हैं ये लोग? राधिका कहती है, पहले तुम कहो कि यहीं रहोगे। प्रतीक कई बार लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा। राधिका किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात। अब आते हैं इन तीनों के ऊपर। राधिका कहती है, ये लोग यहीं पास के एक फार्म हाउस में है, पूरी सेफ्टी के साथ, लेकिन गुंडों की। परसों है इलेक्शन। अगर तुम इन्हें खत्म करना चाहते हो तो ये दिन परफेक्ट होगा, क्योंकि पुलिस इलेक्शन में बिजी होगी और तुम इन्हें निपटा सकते हो। राधिका के एक्साइटमेंट को देखकर प्रतीक कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है। पहले वहां के सिचुएशन को जानना पड़ेगा, आसपास के इलाकों को जानना पड़ेगा और फिर प्रॉपर परफेक्ट मौका ढूंढना होगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। राधिका कहती है, हाँ तो तुम जाओ ना, देखो तुम्हारा फोन का लोकेशन अभी ट्रेन में है। तुम यहाँ हो, कोई यह ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। सीसीटीवी में तो तुम मेरे रहते आओगे ही नहीं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रतीक कहता है, वहां के लोग देखेंगे। उसका क्या? प्रतीक कहता है, यह मुंबई है, यहाँ कोई भी किसी का चेहरा याद नहीं रखता है। तुम्हारे ऊपर तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। प्रतीक को उसके बातों में दम लगता है और वह कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी से भरोसा नहीं है।
राधिका हंसते हुए कहती है, सही है। अगर पूरा भरोसा हो जाता तो मैं तुम्हें बेवकूफ समझती। प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और वहां से वापस कॉलेज आता है और अपने सामान को लेता है और वहां से वापस राधिका के उस घर में आ जाता है। प्रतीक को वहां रहने में अकवर्ड लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 2 दिनों तक प्रतीक वहां रहता है और सब कुछ देखता है। राधिका की आया वह नन वहां ज्यादा नहीं रहती थी और बाद में पूछने पर पता चला कि वह चर्च में ज्यादातर रहती थी। उसके नौकर बस आते थे और अपना काम करके जाते थे। उन्हें राधिका या फिर वह क्या कर रही है या फिर किसके साथ है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। सबसे अजीब था वहां का गार्ड। वह वहीं बाहर रहता था और बस गेट खोलता रहता था। प्रतीक को यह जगह कोई भूतिया हवेली लगने लगी थी। राधिका अपने ही उस छोटे से सीक्रेट रूम में रहती थी और जब भी बाहर आती थी प्रतीक के हिसाब से बकवास करके चली जाती थी। वह मेंशन इतना बड़ा था कि एकाध बार तो प्रतीक खो गया था और अकेले में उसे डर भी लगता था। प्रतीक राधिका को देखकर इतना समझ चुका था कि उससे उसे कोई खतरा नहीं है। प्रतीक के मुताबिक वह एक छोटी बच्ची की तरह थी जिसे कंप्यूटर से बहुत ही ज्यादा प्यार था। इन सब चीजों के अलावा प्रतीक ने उस जगह को भी छाना था जहां वह फार्म हाउस था। वह किसी सुनसान जगह पर नहीं था बल्कि एक भीड़ वाले जगह पर था। प्रतीक ने उस पूरे जगह को और उसके चारों तरफ के 1 किलोमीटर इलाकों को अच्छी तरह से छान लिया था। उस फार्म हाउस के 1 किलोमीटर के इलाके में हर एक चीज थी जो होनी चाहिए थी। पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। 2 और दिन तक प्रतीक वहां पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि हर एक दिन एक डिलीवरी वाला 3 बार आता था और काफी खाना देकर जाता था। उसे रिसीव करने के लिए छोटी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निकलता था जिसके दाढ़ी मूंछ काफी बड़े बड़े थे और जितना अमाउंट में वह खाना अंदर ले जाता था उसके हिसाब से वहां लगभग 2 दर्जन के आसपास लोग रहते होंगे। पूरे सप्ताह तक हर तरफ से और हर एक एंगल से एनालाइज करने के बाद प्रतीक को एक ही रास्ता नजर आता है, डिलीवरी मैन। वहीं एक ऐसा रास्ता था जिसके साथ वह अंदर घुस सकता था। प्रतीक राधिका से मिलता है और उससे कंफर्म करता है कि तीनों अंदर हैं या फिर नहीं। जब प्रतीक कंफर्म हो जाता है कि तीनों सिद्धार्थ, प्रत्युष और आयुष अंदर ही हैं, तब प्रतीक रात के वक्त अंदर घुसने का प्लान बनाता है। प्रतीक का प्लान सुनकर राधिका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्रतीक को उसे समझाना पड़ता है। राधिका कहती है, 25 लोगों को तुम अकेले संभाल लोगे क्या? प्रतीक कहता है, आसानी से, जितना ट्रेन मैंने खुद को किया है। फादर कहते थे कि मैं 100 लोगों को आसानी से हरा सकता हूं बिना खुद को खरोंचाए हुए। राधिका ये सुनकर कहती है, कमाल की बात है। इसका मतलब कि मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना सकती हूँ। प्रतीक कहता है, वो तो भूल जाओ। राधिका कहती है, मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। प्रतीक कहता है, देखो आज इलेक्शन है। तुम्हें पक्का लगता है न कि आज का दिन सही होगा? राधिका कहती है, बिल्कुल सही है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। प्रतीक पूरी तैयारी के साथ निकल जाता है। हर जगह पुलिस ही पुलिस थी। प्रतीक कैसे कैसे करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना था। प्रतीक कहता है, वो डिलीवरी वाला अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, मैंने रात के बजाय ये दोपहर वाला वक्त क्यों चुना। अभी दिन दहाड़े खून करना पड़ेगा मुझे। प्रतीक को वह डिलीवरी वाला आता हुआ नजर आता है। प्रतीक जाते हुए उसके बाइक के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वह डिलीवरी वाला गिर जाता है। प्रतीक ने अपने चेहरे को छिपा कर रखा था ताकि वह उसका चेहरा न देख ले। प्रतीक उठाने के क्रम में उसके गर्दन के आसपास के एक नस को दबाकर घुमा देता है जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। प्रतीक ने यह मूव खुद से बनाई थी जिस वजह से सामने वाला बेहोश होने लगता था और उसकी हालत नशे में धुत लोगों की तरह हो जाता था। प्रतीक उसे उठाकर दीवार के साइड में रखता है और उसे ऐसे बैठा देता है जैसे कोई शराबी लेटा हुआ हो। प्रतीक उसके खाने को उठाता है और आगे बढ़ने लगता है उस फार्म हाउस की तरफ जहां उस डिलीवरी मैन को खाने को डिलीवर करना था। प्रतीक जैसे ही दरवाजा बजाता है वैसे ही उसे वह लंबे मूंछ और दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देता है। वह प्रतीक को देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? पहले जो आता था वह कहाँ है? प्रतीक कहता है, बॉस की तबीयत खराब हो गई है इसलिए उन्होंने कहा है कि जाओ और इस फार्म हाउस में खाना डिलीवर कर दो वरना लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया हूँ। वह आदमी कहता है, ठीक है, दे दो मुझे। प्रतीक कहता है, आप बुरा न माने तो मैं इसे अंदर तक पहुंचा दूं। ये बहुत ही ज्यादा भारी है, शायद आप अकेले न उठा सके। प्रतीक की बात सुनकर वह आदमी कहता है, बकवास बंद करो, मैं उठा सकता हूँ। प्रतीक उसे आधा खाना देता है जिसे उठाने के बाद वह आदमी कहता है, हाँ ये तो सच में भारी है। प्रतीक कहता है, भारी क्यों नहीं होगा, खाना तो बाहर कुत्ते खा रहे हैं, इसमें तो सिर्फ ईंटें हैं। वह आदमी आधा और खाना प्रतीक के हाथों में देखते हुए कहता है, जल्दी से आओ अंदर। प्रतीक हंसते हुए कहता है, इसे कहते हैं आओ मौत मार दो मुझे। प्रतीक धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है तो पाता है कि वहां बाहर कोई भी नहीं था। इसका साफ साफ मतलब था कि सारे लोग अंदर ही थे और तीनों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। गेट के अंदर आते ही वह आदमी प्रतीक से कहता है, यहाँ रख दो और जाओ यहाँ से। प्रतीक रखने ही वाला था कि एक और आदमी वहां आता है और एक बॉक्स को खोलते हुए कहता है, लग रहा है कि खाना अच्छा। अचानक से वह रुक जाता है और कहता है, यह क्या, इसमें आखिर पत्थर के टुकड़े क्या कर रहे हैं और तुमने ग्लव्स क्यों पहना हुआ है? प्रतीक उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था, एक बॉक्स को खोलता है और उसमें से कुछ निकालकर अपने मुंह के पास हाथ ले जाता है और फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, पत्थर इसलिए है क्योंकि इससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का टाइम बचेगा तुम्हारे मरने के बाद।
ये सुनकर वह आदमी इससे पहले कि हिल भी पाता ध्रुव दौड़ते हुए जाता है और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए उसके गर्दन को पकड़कर घुमा देता है और वही उसकी जान चली जाती है। इसी बीच जो दूसरा था वह एक बटन दबा देता है जिससे पूरे फार्म हाउस में एक अलार्म बजने लगता है। प्रतीक उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। प्रतीक उसके सर को पकड़कर दीवार के ऊपर तेजी से मारने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसका सरफट से खून नहीं निकलने लगता और हड्डियां टूटकर चपटा नहीं हो जाती। प्रतीक उसके बाद एक कमरे में घुस जाता है जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक बाथरूम में था। प्रतीक अपने आप को आईने में देख रहा था। उसके चेहरे पर जो उसने मास्क लगाया था वह खून से रंग गया था। साथ साथ प्रतीक ने को ड्रेस पहना था वह भी लाल होने लगा था। प्रतीक ने कभी भी खुद को ऐसा नहीं देखा था। खून से रंगा हुआ चेहरा। प्रतीक अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है, अगर इंसाफ करना है तो चेहरा क्या पूरा का पूरा शरीर खून से रंगेगा। अगर इंसाफ दिलाना है तो इसके ऊपर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। मुझे अभी भी यहाँ के ज्यादातर लोगों को मारना है। जो कोई भी इंसाफ के बीच में आएगा वह भी नहीं बचेगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, सब सही है। इंसाफ में दखल देने वाले लोग भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। प्रतीक अंदर यह सब सोच रहा था लेकिन बाहर वहां मौजूद ज्यादातर लोग आ गए थे और कुछ ऊपर रुक गए थे तीनों के सुरक्षा के लिए। जो नीचे आए थे वे लोग 2 लोगों की लाश देखकर शॉक हो गए थे। उनमें से एक किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अपने फोन को देखते हुए कहता है, मेरे फोन में पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आ रहा है। CH28 हैवान हो तुम। उस आदमी के बातों को सुनते हुए प्रतीक कहता है, कैसे नेटवर्क काम करेगा। अपने साथ नेटवर्क जैमर लेकर जो आया हूं मैं। प्रतीक बाथरूम से निकलता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है, इधर उधर कहां देख रहे हो। तुम्हारी मौत इधर खड़ी है। सारे लोग पीछे देखते हैं और प्रतीक को देखकर शॉक हो जाते हैं। खून से रंगा हुआ मास्क और एक बड़ी सी स्माइल किसी को भी डराने के लिए काफी थी। कुछ सेकंड्स तक लोग डरते हैं फिर अपना संख्या और प्रतीक के अकेला होने को जानने के बाद वे लोग हंसने लगे थे। प्रतीक भी जब हंसने लगता है तब बाकी सारे खुश हो जाते हैं और अपना गन निकालकर प्रतीक के तरफ पॉइंट कर देते हैं। प्रतीक ये देखते हुए कहता है, क्या बात है। क्या मेरा डर तुम लोगों के दिल में इतना ज्यादा आ गया है कि मेरे अकेले होने के बावजूद तुम लोग हथियार लेकर आए हो और वह भी गन और एक तो मशीन गन भी लेकर आया है। क्या तुम लोगों को भरोसा नहीं है क्या इसके बारे में कि क्लोज कॉम्बैट करके मुझसे जीत पाओगे। प्रतीक की यह बात उन्हें उकसाने के लिए काफी थी। उनमें से एक जो शायद उनका लीडर था वह कहता है, सच में तुझे लगता है कि तू हमें हरा पाएगा क्लोज कॉम्बैट में और वह भी अकेले। तेरी सोच कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है क्या तेरे बारे में। तुझे हम यहाँ पकड़ेंगे और उसके बाद तेरे ऊपर से खाल उतारेंगे और फिर तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करेंगे। प्रतीक कहता है, अच्छा तो आओ जरा देखते हैं। तभी वह लीडर एक गन प्रतीक की तरफ फेंकते हुए कहता है, ये ले अब आ गए हैं ना हम बराबरी में। तेरे पास भी गन और हम सबके पास भी। प्रतीक गन कैच करते हुए शौक में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अपने हथियार को फेंकने के बजाय उसे ही हथियार पकड़ाकर हमला करेंगे। प्रतीक जैसे ही गन पकड़ता है सामने से फायरिंग शुरू हो जाती है। प्रतीक जल्दी से सोफे के पीछे पहुंच जाता है और खुद से कहता है, ये तो बहुत ही बेकार हो गया। मुझे इन्हें मारने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा और वक्त जाएगा। क्या गोलियों के चलने की आवाज बाहर नहीं जा रही होंगी। प्रतीक फिर कहता है, नहीं जा रही होंगी। बिल्डिंग के डिजाइन से लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। अगर जा रही है तो मुझे सबसे पहले उसे रोकना पड़ेगा। प्रतीक को गन चलाना नहीं आता था लेकिन जैसा उसने फिल्मों में देखा था वह बस ट्रिगर दबाता रहता है और जो गोलियां उस वक्त निकली थी वह बस एक को मार पाई थी जो उसके सर से होकर निकल गई थी। इस बीच प्रतीक टीवी के पास पहुंच गया था। जो आदमी खाना देखने आया था वह टीवी देख रहा था जिसके वॉल्यूम को प्रतीक तेज कर देता है और एक बार फिर से छिप जाता है। प्रतीक सिचुएशन खराब होता हुआ देखकर कहता है, क्या हो रहा है ये। लगता है कि यहाँ मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरे भाई सात्विक, लगता है कि तुझे इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। प्रतीक के पास कोई भी मौका नहीं था क्योंकि सारे लोग एक साथ फायर करने के बजाय अलग अलग फायर कर रहे थे। जब आधे लोग रिलोड करते थे तब बाकी के आधे लोग फायर करते थे। प्रतीक हंसते हुए कहता है, क्या सोच रहा हूं मैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मुझे अभी लंबा जिंदा रहना है और सारे लोगों का हिसाब करना है। प्रतीक अपने पॉकेट से बचा हुआ स्टार जैसा हथियार निकालता है और फर्श के ऊपर फिसलते हुए बाहर आता है और 2 लोगों के ऊपर फेंक देता है। प्रतीक ने जिस तरह से निशाना लगाया था उसके बाद तो सामने वाले के बचने का कोई सवाल ही नहीं था। ध्रुव का स्टार 2 लोगों के गर्दन को साइड से काटने के बाद उनके पीछे खड़े 2 लोगों के गर्दन में अंदर घुस गया था। चारों अपने घाव को पकड़कर नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से सारे लोगों का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर उनके पास आ जाता है। सोफे के पीछे से प्रतीक कूदते हुए बाहर आता है और उसके बाद एक के गर्दन को पकड़कर घुमा देता है और उसे शील्ड बनाकर आगे बढ़ने लगता है। जो लोग भी गोलियां चला रहे थे वह उस आदमी को लग रही थी और थोड़ा नजदीक जाने के बाद प्रतीक उस आदमी को उनके ऊपर फेंक देता है और उसके बाद टेबल पर फल के पास रखे हुए चाकू को उठाता है और एक के आंखों में ही घुसा देता है। प्रतीक उसके बाद सबके गर्दन के ऊपर ही चाकू घुसाते हुए आगे बढ़ता रहता है। प्रतीक के रेंज में सारे आ चुके थे, इस वजह से जब तक वे गोली चलाते प्रतीक उस चाकू को उनके मुंह के किसी हिस्से में घुसा देता है। प्रतीक के ऐसा करने की वजह से सारे बचे हुए लोग डर के मारे कांपने लगे थे। प्रतीक अभी एक ऐसे तूफान की तरह था जो उन्हें ऐसे मारता जा रहा था जैसे मजाक चल रहा हो।
2 मिनट में प्रतीक ने सबको मार दिया था या फिर ऐसी हालत कर दी थी कि वे लोग मौत के लिए तरस रहा था। प्रतीक में अब सिर्फ 2 लोगों को ही छोड़ा था जो प्रतीक से डरते हुए पीछे बढ़ते जा रहे थे। प्रतीक उनमें से एक को पकड़ता है और उसके एक गाल में चाकू घुसाता है और दूसरी तरफ निकाल देता है और फिर उसे पूरी तरह से चीर देता है। प्रतीक उसके फटे हुए मुंह को दूसरे की तरफ दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो जिंदा रहोगे और अगर नहीं दिया तो इससे भी बुरी हालत होगी। वह आदमी कहता है, हाँ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे कुछ करना मत। प्रतीक हंसते हुए कहता है, अच्छा तो बता कि सिद्धार्थ, तनेजा और उसके दोनों दोस्त कहाँ हैं? वह आदमी कहता है, ऊपर जाकर राइट की तरफ से तीसरा कमरा है। प्रतीक कहता है, उसके सुरक्षा के लिए कितने लोग हैं ऊपर? वह आदमी कहता है, 5 लोग हैं और सिद्धार्थ बाबा अपने 2 और दोस्तों के साथ है। प्रतीक अपने हाथ में मौजूद आदमी के दोनों तरफ के दांतों को पकड़ता है और उसे फाड़ देता है जिससे वह कुछ सेकंड्स तक तड़पता है और उसके बाद शांत हो जाता है। प्रतीक जब उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब वह आदमी पीछे हटते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रतीक कहता है, जाने दूंगा लेकिन पहले मुझे ऊपर लेकर चलो। अगर तुम नहीं जाओगे तो वे लोग दरवाजा कैसे खोलेंगे? क्या पता अंदर मशीन गन लेकर बैठे हो और मुझे गोलियों से भून दे। वह आदमी मना तो करना चाहता था लेकिन वह जानता था कि उसके ऐसा करने का मतलब साफ साफ था कि प्रतीक के हाथों बेरहमी से मारा जाए। वह आदमी अपने जान को बचाने के लिए आगे आगे चलने लगता है और प्रतीक चाकू लेकर उसके पीछे पीछे जाते हुए वह आदमी कहता है, तुम एक हैवान हो। प्रतीक कहता है, माय प्लेजर। थोड़ी ही देर में दोनों इस दरवाजे के सामने खड़े थे और प्रतीक इशारे से उस आदमी को दरवाजा खुलवाने के लिए कहता है। वह आदमी वैसा ही करता है और दरवाजा बजाते हुए कहता है, सारे बाहर आओ। साले को कई गोलियां मारी है, अभी तो जिंदा है लेकिन जल्द ही दम तोड़ देगा। अंदर 5 लोग जो मशीन गन को दरवाजे के सामने तान कर खड़े थे वह सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और दरवाजा खोलने ही वाले थे कि आयुष कहता है, रुक जाओ। हो सकता है कि वह खूनी उसे मजबूर कर रहा हो ये कहने के लिए। आयुष की बात सुनकर सिद्धार्थ धीरे से कहता है, अगर ऐसा है तो वह किलर ठीक उस आदमी के पीछे खड़ा होगा जो अभी दरवाजा बजा रहा है। एक काम करो, गोलियों से भून डालो उसे। अंदर मौजूद एक आदमी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने ही आदमी को कैसे मार सकते हैं? सिद्धार्थ कहता है, मामा जी ने तुम लोगों को क्या काम दिया है? मुझे बचाने का दिया है ना, चाहे जान ही क्यों न चला जाए। आदमी कहता है, हाँ। सिद्धार्थ कहता है, अगर मेरे और खुद के जान को बचा सकते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। वे लोग सहमत होते हुए 3 गिनते ही फायर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ खड़े आदमी के चीखने की आवाज आती है और वह शांत हो जाता है। सिद्धार्थ थोड़ी देर के बाद रुकने का इशारा करता है और बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे लोग सावधानी से दरवाजा खोलते हैं तो उसे सामने खून के छींटे और फर्श पर फैला हुआ खून दिखाई दे रहा था। साथ साथ इन्हें अपने साथी की लाश भी दिखाई दे रही थी। प्रतीक को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था इसलिए वह दरवाजे के बगल के दीवार में चिपक कर खड़ा था। जैसे ही फायरिंग होने लगी थी, प्रतीक बगल वाले दरवाजे में घुस गया था और बालकनी में आ जाता है। बालकनी को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था, वरना मैं यहाँ आकर मैं कब का अंदर घुस चुका होता। प्रतीक उस बालकनी से कूदते हुए उस रूम के बालकनी में आ जाता है जिसमें वे लोग छिपे हुए थे। दरवाजा के पीछे से छिपकर जब प्रतीक देखता है तो उसके तीनों शिकार अंदर ही थे और वे 5 लोग बाहर की तरफ झांककर देख रहे थे कि कहीं वहां प्रतीक छिपा हुआ तो नहीं है। सिद्धार्थ कहता है, अभी छोड़कर मत जाओ, मुझे हो सकता है कि वह हमारे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो और जैसे ही हम बाहर निकलकर आगे बढ़े हमारे ऊपर हमला कर दे। वह आदमी कहता है, आपने जैसा कहा था हमने वैसा किया और अपने ही एक साथी को मार दिया। मुझे लगता है कि वह सही कह रहा था, हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। वे लोग चूंकि यहाँ आए ही इसीलिए थे ताकि सिद्धार्थ के बातों को मानते रहे, इसलिए वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। 3 लोगों ने सामने की तरफ गन पॉइंट किए हुए थे और आगे सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे जबकि 2 लोग पीछे गन तानकर पीछे की तरफ चल रहे थे। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए प्रतीक आसानी से अंदर घुस आया था और उनकी बातों को सुनकर कहता है, तुम लोग कुछ भी क्यों न कर लो लेकिन अपनी मौत को टाल नहीं सकते हो। कुछ भी कर लो लेकिन मारे तो जरूर जाओगे। प्रतीक एक बार फिर से उन दोनों स्टार जैसे हथियार को बाहर निकालता है जिसे नीचे वाले के गर्दन से निकाल कर लाया था। प्रतीक के पास एक परफेक्ट मौका चाहिए था और वह मौका तब मिला था जब सिद्धार्थ चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को कोई दिखाई दिया क्या? सिद्धार्थ के इतना कहते ही दोनों लोग पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, इस साइड सब कुछ ठीक है। जब वे लोग इतना कहने के लिए पीछे मुड़े थे तभी प्रतीक रूम के दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके बाद दोनों स्टार जैसे हथियार को अपने परफेक्ट एंगल पर फेंकता है और वह सीधा जाकर उन दोनों के गले में घुस जाता है। घुसते ही उनके मुंह से एक चीख निकलता है और उनका गन छूटकर नीचे गिर जाता है जिसके बाद प्रतीक बिना वक्त गनवाए चाकू लेकर उनके पास पहुंच चुका था। जब तक तीनों पीछे मुड़कर अपना गन प्रतीक की तरफ घुमा पाते। प्रतीक दौड़ते हुए पहले अपना गर्दन पकड़े हुए दोनों के कंधे पर लात रखकर कूदते हुए दूसरी तरफ लैंड कर जाता है। CH-29 इसे जिंदा छोड़ने का इरादा है। प्रतीक कूदकर जब दूसरी तरफ लैंड करता है तब इससे पहले कि बाकी के 3 लोग उसकी तरफ घूम भी पाते, प्रतीक एक ही शॉट में उनके गले को काट देता है।
प्रतीक के ऐसा करते ही तीनों अपने गले को पकड़ लेते हैं और निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। प्रतीक उन्हें धक्का देकर एक ऐसे करता है और पहली बार मास्क वाले प्रतीक को सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने पहली बार देखा था। खून से रंगा हुआ मास्क और एक खतरनाक स्माइल जिसे देखेकर कोई भी डर सकता था, और यहाँ तो मौत मंडरा रही थी तो वे लोग कांप उठे थे। सिद्धार्थ और बाकी के दोनों जैसे ही भागने लगते हैं तो प्रतीक प्रत्युष और आयुष के गले पर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दौड़ते हुए सिद्धार्थ को पकड़ता है और उसे भी बेहोश कर देता है। प्रतीक उन्हें खींचकर एक रूम में ले जाता है और उन्हें वहां छोड़ देता है। उसके बाद प्रतीक सीधा बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे को और खून को साफ करता है, लेकिन वह अपना ग्लव्स नहीं निकालता। प्रतीक अपने आप को इतना साफ तो कर ही लेता है कि अगर कोई उसे नजदीक से बहुत ही ज्यादा गौर से न देखे तो उसे पता भी नहीं चलता कि प्रतीक के चेहरे के ऊपर खून लगा था। प्रतीक ने अपने शर्ट के ऊपर के खून के दाग को हटाने के बजाय उन्हें निकाल दिया था और एक साफ टी शर्ट पहन लिया था जो उन्हीं तीनों में से एक था। अपने आप को साफ करते हुए जब प्रतीक बाहर आता है तब वो उन तीनों को देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ को ऐसे थोड़े ना मरने दूंगा। इसकी ऐसी हालत करूंगा कि यह उन सारे दर्द को समझेगा जो सात्विक ने सहा था। सात्विक ने तो एक बार में ही सारा दर्द सह गया था, लेकिन इसे तो मैं हर दिन तड़पाऊंगा। प्रतीक रस्सी से उस रूम के पंखे में दोनों को लटका देता है और उनके मुंह को रस्सी से बांध देता है ताकि वे लोग कुछ कर न सके। प्रतीक को वहां एक सूटकेस दिखाई देता है जो काफी बड़ा था। प्रतीक उसे खोलता है और अपना खून से सना हुआ शर्ट उसके अंदर डालता है और फिर सिद्धार्थ को भी उसके अंदर ही डालकर उसे बंद कर देता है। प्रतीक सूटकेस को दरवाजे के बाहर करता है और उसके बाद अंदर आता है और उन दोनों को होश में लाता है। जैसे ही दोनों प्रतीक का चेहरा देखते हैं तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मुंह तो खुला ही था क्योंकि प्रतीक ने रस्सी तो मुंह को खोलकर ही बांधा था। प्रतीक कहता है, आज तुम लोग मुझे यहाँ देखकर यह सोच रहे होंगे कि अभी तक तुम लोगों को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला कि इसके पीछे मैं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा होने नहीं दिया। प्रतीक आगे कहता है, अगर तुम लोगों का मुंह खुला तो पक्का तुम लोग कहते कि मुझे माफ कर दो, जो हुआ गलती से हुआ वगैरह वगैरह, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। प्रतीक उसके बाद सीरियस होकर बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम्हें तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों ने जो किया है न उसकी सजा मौत है। तुम लोगों ने मेरे दोस्त के सपने का खून किया है, उन लोगों के भी सपने का खून किया है जो लोग अनाथ हैं और बेसहारा है, उनके लिए वह काफी कुछ करने वाला था। हाँ, लड़कियों को लेकर वह थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उसने अपने सपने के बारे में मुझे सब बताया था। प्रतीक जब लेक्चर दे रहा था तब वे लोग ऊ करते हुए हिलते डुलते हुए खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे। प्रतीक कहता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मौत से पहले खुद को छुड़ा पाओगे। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। प्रतीक उनके गले को 1-1 सेंटीमीटर चारों तरफ से काट देता है और दोनों हाथों के नस को भी काट देता है, जिसके बाद वे लोग तड़पने लगते हैं। प्रतीक वहां से जाते हुए कहता है, इस तड़प को याद करो, इसी तरह सात्विक भी तड़प रहा होगा मरते वक्त। प्रतीक दरवाजे को बाहर से बंद करता है और सिद्धार्थ वाले सूटकेस को लेकर वहां से जाने लगता है। प्रतीक राधिका को कॉल करता है और जब राधिका कहती है तब प्रतीक उस फार्म हाउस से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह चलते हुए और सूटकेस को लेकर आगे जाता है और इंतजार करने लगता है। प्रतीक एक ऑटो लेता है और उस मॉल के पास आ जाता है। प्रतीक को वहां से राधिका खुद ब खुद लेकर जाती है, जहां प्रतीक पहुंचते ही कहता है, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी आता जाता नहीं है और वहां से आवाज भी बाहर नहीं आती है। राधिका कहती है, हमारा बेसमेंट, वहां पिछले 8 नहीं 10 साल से कोई गया ही नहीं है। प्रतीक कहता है, मुझे वहां जाना है। राधिका प्रतीक को वहां लेकर जाती है जहां एक बल्ब था जो काम कर रहा था। उसे देखकर प्रतीक कहता है, अगर कोई यहाँ 10 साल से नहीं आया है तो यहाँ बल्ब कैसे जल रहा है। राधिका कहती है, अच्छा तो तुम उनमें मुझे भी गिन रहे थे, मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। प्रतीक कहता है, तो फिर यह जगह सेफ कैसे हुआ, यहाँ अगर कोई आ गया तो। राधिका प्रतीक को बेसमेंट में एक जगह पर ले जाती है जहां पर एक जंग लगी हुई पेंटिंग थी, जिसे जब वह टेढ़ा मेढ़ा कई बार करती है तो एक बार फिर से वहां का दरवाजा पीछे चला जाता है और एक रास्ता बन जाता है। राधिका अपने फोन का टॉर्च जलाती है और उसे लेकर आगे आगे चलने लगी थी। प्रतीक भी सूटकेस को घसीटते हुए अंदर जाने लगा था। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सच में सालों से यहाँ कोई भी आया नहीं था। प्रतीक कहता है, इसके बारे में और कितने लोग जानते हैं। राधिका एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है, मेरे सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। अब तुमने भी जान लिया। प्रतीक कहता है, अच्छा तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को ठिकाने तो लगा दिया है ना। प्रतीक की बात सुनकर राधिका कहती है, बिल्कुल ऐसा ही किया है, सारे फुटेज को ठिकाने लगा दिया है और असली फुटेज का वजूद मिटा दिया है। प्रतीक कहता है, थैंक्स। राधिका कहती है, हमारे बीच में अब थैंक्स कैसा। प्रतीक कहता है, हम इतने भी ज्यादा करीब नहीं आए हैं। राधिका कहती है, तो क्या हुआ, हम करीब आ जाएंगे ही। प्रतीक उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, उसके बाद सीधा सिद्धार्थ को निकालता है और उसे वहां रस्सी की मदद से टांग देता है। प्रतीक वहां से बाहर जाने लगता है तो राधिका कहती है, इसका क्या करना है। प्रतीक कहता है, इसे जिंदा छोड़ने का प्लान है मेरा। राधिका कहती है, क्या बार और रहे हो, तुम और किसी को जिंदा छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्यों। ये ही तो वह मेन अपराधी है जिसके वजह से तुम्हारे दोस्त की मौत हुई थी।
प्रतीक कहता है, हाँ हुई थी, लेकिन अगर मर देता हूं तो उसे दर्द का एहसास कैसे होगा। मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि यह मौत के लिए तरसेगा। राधिका एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच में क्या करोगे? मुझे भी देखना है। प्लीज प्लीज। प्रतीक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। तुम उसे नहीं देख पाओगी। राधिका कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। प्रतीक कंफ्यूज हुए हुए मन ही मन कहता है, क्या सच में यह इतनी जल्दी मान गई? भरोसा ही नहीं हो रहा है मुझे। कहीं यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा को तो नहीं लगा रखा है। प्रतीक फिर से कहता है, क्या हुआ अगर लगा भी रखा है तो? मुझे उससे क्या लेना देना है? अब मुझे बस ये देखना है कि इसके साथ मुझे करना क्या है। अभी तो पुलिस को कॉल करना जरूरी है, वरना वहां पर पुलिस कैसे पहुंचेगी। प्रतीक बाहर आने के बाद राधिका से कहता है, मुझे पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताना है। कुछ ऐसा करो कि उन्हें मेरे फोन का लोकेशन मिले ही ना। राधिका कहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने तुम्हारे फोन के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बाद तुम अगर अभी कॉल करोगे किसी को तो उसे यह नंबर एक पीसीओ का शो होगा और लोकेशन भी वहीं का दिखेगा। प्रतीक कहता है, कितनी बार के लिए? राधिका कहती है, फिलहाल तो एक बार के लिए ही है, लेकिन अगर तुम कहो तो ये ज्यादा बार के लिए भी हो सकता है। प्रतीक कहता है, मुझे ये 2 बार के लिए चाहिए। राधिका कहती है, ठीक है, समझो कि हो गया। थोड़ी देर और कुछ करने के बाद राधिका कहती है, ठीक है, तो अब शुरू कर सकते हो। प्रतीक जल्दी से आयुष्मान राणा को कॉल लगाते हुए मन ही मन कहता है, इसे ही कॉल करना ज्यादा सही रहेगा, वरना तो वह अंशुमन सिंह नाम का इंस्पेक्टर कुछ भी बोलकर केस ही क्लोज कर देगा। प्रतीक आयुष्मान राणा को कॉल लगाता है और पीसीओ का नंबर देखते ही आयुष्मान राणा कॉल उठा लेता है। जैसे ही वह हेलो कहता है तो प्रतीक कहता है, कैसे है आप? आयुष्मान राणा कहता है, मैं समझा नहीं। प्रतीक कहता है, आप इंस्पेक्टर आयुष्मान राणा ही बात कर रहे हैं ना? आयुष्मान राणा कहता है, हाँ बिल्कुल। प्रतीक कहता है, मुबारक हो, आपको एक और केस मिलने वाला है। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो तुम? प्रतीक कहता है, वही बोल रहा हूँ जिसके 2 केस को सॉल्व करने में आप नाकामयाब रहे हैं। पहचाना या फिर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? आयुष्मान राणा कहता है, अब क्या किया है तुमने? प्रतीक कहता है, मेरे डर से एमएलए विश्वास सुराना से अपने भांजे को एक फार्म हाउस में छिपा आकर रखा हूँ। था मैंने फार्म हाउस में घुसकर सबको मार दिया और उसके भांजे को किडनैप कर लिया है। अब आप जाओ और जाकर वहां मरने वाले के लाशों को समेट लो। ये कहते हुए प्रतीक कॉल काटता है और उसके बाद एमएलए विश्वास सुराना को कॉल लगा देता है। कॉल उठाकर सामने वाला कहता है, कौन बोल रहा है? प्रतीक कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे एमएलए विश्वास सुराना से बात करना है। सामने वाला कहता है, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। उनके पास किसी से भी बात करने का वक्त नहीं है। वह अभी बहुत ही ज्यादा बिजी है। प्रतीक कहता है, अच्छा पक्का बात नहीं करेंगे? पीए कहता है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनका किसी से भी बात करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। प्रतीक कहता है, जरा फोन स्पीकर पर करना। मैं अभी कुछ ऐसा बोलूंगा जिसके बाद आपके मंत्री जी का पूरा मूड बन जाएगा मुझसे बात करने का। पीए फोन को स्पीकर पर करता है जिसे बगल में ही लेटा हुआ विश्वास सुराना सुन रहा था। प्रतीक कहता है, अगर फोन स्पीकर पर नहीं डाला है तो तुम ही बता देगा उस एमएलए विश्वास सुराना को कि उसका जो प्यारा सा भांजा है उसको हम किडनैप कर लिए हैं उस फार्म हाउस से जहां उसको छुपा कर रखा था। ये सुनते ही विश्वास सुराना फोन अपने पीए से लेकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? एमएलए को फोन पर धमकी दे रहे हो? प्रतीक कहता है, टीवी ऑन ही रखना। क्या है कि इसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे औकात में जितना कुछ है वह कर लो और अपने भांजे को ढूंढ कर बताओ। CH30 मुझे मेरा भांजा चाहिए। प्रतीक के फोन काटते ही विश्वास सुराना की हालत खराब हो गई थी। वह जल्दी से अपने उन लोगों को कॉल लगाने लगता है जिसे उसने सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। सामने से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उठाते भी कैसे? सारे तो मौत की नींद सो गए थे। जब कोई फोन नहीं उठाता है तो फिर विश्वास सुराना अपने पीए से कहता है, यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से टीवी खोलो और पता करो कि वहां क्या हुआ है। इधर जैसे ही आयुष्मान राणा अपने टीम के साथ पहुंचा था सारे लोग शॉक हो गए थे। दरवाजा खुलते ही वहां हर तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां खून से सफाई की गई हो। हर तरफ लाशें फैली हुई थी। कई ऑफिसर तो ये देखकर उल्टी भी कर चुके थे। आयुष्मान राणा इससे पहले कि कुछ कर या बोल पाता है, उसे अधिराज माथुर का कॉल आता है और वह उठाते हुए कहता है, हाँ सर बोलिए। अधिराज माथुर कहता है, क्या हुआ है एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को? आयुष्मान राणा कहता है, वह ही तो पता करने तो आया हूँ। अभी तो यहाँ हर तरफ खून फैला हुआ है और लाशें बिखरी हुई है। जैसा कि किलर ने कॉल करके बताया था उसने एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को किडनैप कर लिया है। अधिराज माथुर कहता है, ठीक है, तुम उस केस को संभालो। मैं अंशुमन को भी वहां भेज रहा हूँ। उसे सारी जानकारी दे देना। एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को ढूंढने का काम अब उसका है। आयुष्मान राणा कहता है, जैसा आप कहें सर, मैं अभी इस केस के सारे जानकारियों को जुटाता हूँ। अधिराज माथुर कॉल काट देता है। कॉल काटने के बाद वह अंशुमन सिंह को कॉल करता है तो ये सब सुनकर अंशुमन सिंह कहता है, मेरा ड्यूटी अब खत्म होने वाला है सर। मुझे अब आप क्यों लगा रहे हैं काम पर? आयुष्मान से ये सब करवाए ना। अधिराज माथुर कहता है, यह मेरा ऑर्डर है।
जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो वरना फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। अंशुमन सिंह उबासी लेते हुए कहता है, हाँ समझ गया। सस्पेंड होने से ज्यादा अच्छा है कि मैं थोड़ा सा ओवरटाइम कर लूं। इधर आयुष्मान राणा लाशों को देखते हुए कहता है, यहाँ गोलियां भी चली हैं। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे गैंग वार हुआ है, लेकिन जिस तरह से मारा है ये किसी गैंग का काम नहीं है। ऊपर भी लाशें हैं और 2 लोगों को पंखे से लटका के मार दिया है। गला काट दिया जैसे तड़पा कर मारना चाहता था। आयुष्मान राणा कहता है, रश्मि एक काम करो, सारे के सारे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। डॉक्टर खुराना वापस तो आ गए हैं ना? रश्मि कहती है, हाँ सर आ गए हैं। आयुष्मान राणा कहता है, उन्हें कहना कि इस केस के सारे चीजों की एकदम बारीकी से जांच करें। मुझे हर एक चीज की रिपोर्ट परफेक्ट चाहिए और बाकी लोगों को बाहर भेजो पूछताछ के लिए। तुम ये करने के बाद सारे सीसीटीवी की जांच करो। रश्मि वहां से चली जाती है और बाकी के कांस्टेबल्स बाहर के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहां पर अंशुमन सिंह आता है और आयुष्मान राणा से कहता है, क्या हाल है आयुष्मान? लगता है कि आजकल खाना खाना कम दिया है, काफी दुबले हो गए हो। आयुष्मान राणा कहता है, बकवास बंद करो अंशुमन, जिस काम के लिए आए हो वह करो, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। जाओ और जाकर जल्दी से एमएलए विश्वास सुराना के भांजे को ढूंढो। वैसे भी हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट आने तक का टाइम है। अंशुमन सिंह कहता है, वो तो अगले महीने में आएगा ना? आयुष्मान राणा कहता है, ढक्कन हो क्या, अगला महीना आने में बस 4 दिन ही तो बाकी है। अंशुमन सिंह कहता है, तुम्हें क्या लगत है वैसे, कहाँ ले गया होगा वह खूनी उसे? आयुष्मान राणा कहता है, मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या जो तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा? अगर मुझे पता होता तो तुम यहाँ क्या कर रहे होते? रश्मि एक बार सीसीटीवी कैमरों का फुटेज लेकर आती है तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या और कैसे हुआ है यहाँ। रश्मि वहां आती है और उससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वह स्क्रीन दोनों की तरफ घुमाते हुए कहती है, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज के नाम पर यही मिला है। जब आयुष्मान राणा गौर से देखता है तो शॉक होते हुए कहता है, यह क्या बकवास है? उस पूरे फुटेज में एक मुट्ठी थी जिसका मिडिल फिंगर खुलता था और इसे ही लूप के ऊपर लगाया हुआ था। अंशुमन सिंह ये देखते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये मैंने पहले भी देखा है। आयुष्मान राणा कहता है, तुमने ये देखा है लेकिन कैसे? तुम्हारा तो इस किले के केस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके सारे डिटेल्स तो मेरे पास है। अंशुमन सिंह कहता है, मॉल वाले केस में जो 2 लोग सांप काटने पर मरे थे वहां भी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में यही लूप के ऊपर चला हुआ था। आयुष्मान राणा कहता है, अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? अंशुमन सिंह कहता है, मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि खूनी भी आजकल खून करने में क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हमारे पास। आयुष्मान राणा मन ही मन कहता है, ये अंशुमन पुलिस में भर्ती आखिर हो कैसे गया? इसे तो मेंटली अनस्टेबल कहकर बाहर कर देना चाहिए था। एक सरदर्द तो कम होता। अंशुमन सिंह कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या पता चला है? लोगों ने किसी को यहाँ से आते जाते हुए देखा है क्या? कांस्टेबल कहता है, सारे लोगों का कहना है कि वे लोग इलेक्शन की वजह से यहाँ आए ही नहीं थे। दुकान वालों का कहना है कि उन्होंने अभी अभी दुकान खोला है। यहाँ एक डिलीवरी वाला हमेशा 3 बार आता है ये तो पता चला है। अंशुमन सिंह कहता है, अब तो यहाँ इतने डिलीवरी मैन हैं कि ढूंढते ढूंढते हालत खराब हो जाएगी। ये तो ढेर में सुई देखने के जैसा हो गया। कांस्टेबल कहता है, एक ने बताया कि आज वह दोपहर में बेहोश पड़ा हुआ था तो उसे किसी ने पास वाले हॉस्पिटल में छोड़ा है। आपको वहां जाना चाहिए सर। अंशुमन सिंह कहता है, तो ठीक है आयुष्मान, उस डिलीवरी मैन से मिलता हूं मैं। आयुष्मान हाँ कहता है और अंशुमन सिंह वहां अंदर एक नजर डालते हुए कहता है, तुमने वैसे कहा तो सही ही था। मारने वाला इनसे काफी ज्यादा नफरत करता था। अंशुमन ये कहने के बाद वहां से चला गया था। तभी वहां मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया को देखते ही आयुष्मान राणा कहता है, अब ये लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? रश्मि संभालो उन्हें, कोई भी अंदर की जानकारी मत देना उन्हें। एमएलए विश्वास सुराना के भांजे के बारे में कुछ भी मत बताना। उसे एक गैंग वार का नाम बताना। रश्मि वैसा ही करती है और बाहर मीडिया को बताने लगती है। मीडिया को अंदर जाने से कांस्टेबल ने पूरी तरह से रोक रखा था। एक मीडिया सब कुछ जानने के बाद कहता है, हमें अंदर जाना है। रश्मि कहती है, अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। आप लोगों को जल्द ही अगला अपडेट दिया जाएगा। कांस्टेबल मीडिया को कंट्रोल करके रखती है और रश्मि अंदर आते हुए कहती है, सर मीडिया के लोग काफी सारे हैं, चीजें सही नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जिस तरह की हैवानियत दिखाई गई है वह अगर बाहर पब्लिक को पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। अगर एमएलए विश्वास सुराना के भांजे का मामला बाहर आया तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रश्मि कंफ्यूज होते हुए कहती है, किस तरह की गड़बड़ सर? आयुष्मान राणा कहता है, मीडिया ये बात और भी बढ़ा चढ़ा कर बताएगी कि एक एमएलए अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा है, जनता का भला कैसे करेगा। ये बात उसी तरह उछलेगी जैसे पिछली बार कांस्टेबल मनोज के खून पर उछली थी, न कि अगर पुलिस वाले खुद को बचा नहीं पा रहे हैं तो आम लोगों को क्या बचाएंगे। रश्मि कहती है, यस सर। आयुष्मान राणा कहता है, इससे लोगों में खौफ का माहौल बन जाएगा, हमें ऐसा नहीं होने देना है। रश्मि कहती है, तो फिर एमएलए विश्वास सुराना का क्या सर?
उनका तो भांजा गायब हो गया है। आयुष्मान राणा हंसते हुए कहता है, वह सब हमारे एसपी सर संभाल लेंगे। इधर एसपी की बात सुनकर कि उसा एक ऑफिसर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकला है तो एमएलए विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो एसपी? सिर्फ एक ऑफिसर को भेजा है। मैं अभी होम मिनिस्टर से बात करता हूँ। मुझे ये सब नहीं सुनना है। अभी के अभी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को काम पर लगाओ। अधिराज माथुर कहता है, अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन का वक्त है। होम मिनिस्टर भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वास सुराना कहता है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट इस काम के ऊपर लगा हुआ चाहिए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे मेरा भांजा चाहिए। अभी के अभी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इस काम के ऊपर लगाओ। अधिराज माथुर कहता है, आप जैसा करना चाहते हैं उसके लिए सुराग की जरूरत है। मैंने उसे भेजा है जो कहीं से भी सुराग लेकर आएगा। सुराग मिलते ही मैं सबको इसी काम के ऊपर लगा दूंगा। विश्वास सुराना कहता है, जो करना है करो लेकिन मुझे मेरा भांजा चाहिए। अधिराज माथुर कहता है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। विश्वास सुराना चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। ये कहते हुए विश्वास सुराना कॉल काट देता है जिसके बाद अधिराज माथुर लंबी सांस लेते हुए कहता है, अंशुमन जल्दी से कुछ करो वरना हम सब के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। तभी उसे अंशुमन का कॉल आता है और वह राहत की सांस लेता है और खुद से कहता है, क्या बात है। मुझे यकीन था कि अंशुमन को इस काम के ऊपर लगाना मेरा अब तक का सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन था। अधिराज माथुर कॉल उठाते हुए कहता है, तुम्हें पता चला है क्या कि एमएलए विश्वास सुराना का भांजा आखिर कहाँ है? अंशुमन सिंह कहता है, सॉरी सर लेकिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक मुट्ठी खुली जिसमें लूप में मिडिल फिंगर दिखाई दे रहा था और एक डिलीवरी वाले का हिंट मिला लेकिन उससे मिलना भी पूरी तरह से बेकार हुआ। अंशुमन सिंह एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, उस डिलीवरी मैन ने मुझे बताया कि हुआ कुछ ऐसा था कि वह खाना लेकर आ रहा था और सामने कोई आ गया जिससे वह नीचे गिर गया और खाने को उठाने लगा तभी वह भी आया और उसके बाद डिलीवरी मैन बेहोश हो गया। उसके बाद उसे सीधा हॉस्पिटल में ही होश आया। अधिराज माथुर कहता है, क्या बोल रहे हो? उसका चेहरा तो देखा ही होगा ना उसने? अंशुमन सिंह कहता है, उसने नहीं देखा क्योंकि वह जो कोई भी था उसने अपने मुंह को ढक रखा था इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। अधिराज माथुर कहता है, वह पागल एमएलए विश्वास सुराना धमकी पर धमकी दे रहा है कि उसे कल सुबह सूरज उगने से पहले उसका भांजा चाहिए। रट लगाए गए बैठा है। अब क्या जवाब दूं मैं उससे? अंशुमन सिंह कहता है, आप उधर संभालिए, मैं इधर संभालता हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर, थोड़ा बहुत और कोशिश करेंगे तो हम ढूंढ ही लेंगे। अधिराज माथुर कहता है, हाँ सही कहा तुमने। तुम आयुष्मान के साथ बने रहो और यह केस साथ में सॉल्व करो। उस खूनी ने इस बार गलत किया है, गलत जगह हाथ साफ किया है उसने। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द सूटकेस किलर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।